चाइना का अल्टरनेट ऑप्शन है ना, तो पूरे वर्ल्ड में एक ही है, इंडिया। एक्सपोर्ट के बिजनेस में मतलब दौड़ना है, भागना है, कूदना है, तो आपके पास एक अच्छा सप्लायर है तो डेफिनेटली आप वो जंप लगा सकते हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस में इन्वेस्टमेंट का क्या सिनारियो होता है? क्योंकि हम जैसे भी बात करते हैं ना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, तो बात ही कुछ लग्जरी की आती है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करोड़ों की बात आती है। तो क्या ये सच है? क्या बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए? एक्सपोर्ट के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट से कोई उसके कनेक्शन ही नहीं है। तो क्या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रेनिंग के बाद सर्टेन टाइम के लिए जॉब करना ठीक रहेगा, या तुरंत ही अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं? मेन चीज़ क्या रहती है, ऐसा नहीं कि आज एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करो और 2 दिन में 5 दिन में स्टार्ट करो, लेकिन होता है कि बिलो द 5 ईयर्स का बिलो द 10 ईयर्स आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने जो प्रोडक्ट्स जो चूज़ किए ना वो गलत प्रोडक्ट चूज किए। 240 कंट्री है, अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं पूरा वर्ल्ड घूम लूँ, नहीं घूम सकते हैं। आपके पास अगर डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज है तो डेफिनेटली यू कैन रीच ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और यहाँ बैठकर पूरे वर्ल्ड में आप पूरे अपनी जगह एक प्रेजेंस बना सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट एनालिसिस करने के लिए, रिसर्च करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं वो हम लोग प्रैक्टिकली अपने जो ट्रेनिंग में वो सिखाते हैं, ताकि उसको पता चले कि जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट सिर्फ ऐसे नहीं कि भाई प्रोडक्ट अच्छी है तो हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन प्रोडक्ट की डिमांड भी होनी चाहिए। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कभी भी इसमें डाउनफॉल होने ही नहीं वाला है। अगर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की बात करें तो आज इंडिया का शेयर देखा जाए फॉर एग्जांपल पूरे वर्ल्ड का ट्रेड में, तो सिर्फ 10% है, क्योंकि एक्सपोर्ट के बिजनेस में अगर रिपीट ऑर्डर नहीं हुआ ना तो आप समझो कि आपका ग्रोथ है ही नहीं। और आने वाले दिनों में आप बिलीव नहीं करोगे इतनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने वाली है। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात होती है ना, तो इंडिया में 60% से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि एक्सपोर्ट मतलब गुजरात के बाहर एक्सपोर्ट है या इंडिया के बाहर है। नमस्कार और स्वागत है आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के इस पॉडकास्ट में, जहां हम सीमाओं के पार होने वाले व्यापारिक संभावनाओं को वास्तविकता में सफलता की ओर ले जाते हैं। यहां हम बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड, व्यापारिक पॉलिसी, ग्लोबल मार्केट, कस्टम क्लियरेंस और करेंसी के रिगार्डिंग हर एक बात की इस पॉडकास्ट में हम चर्चा करेंगे। अगर आप अपना व्यवसाय या अपने बिजनेस को लोकल से ग्लोबल बनाना चाहते हो तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। अगर आप अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई देना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। अगर कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर है और कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे अपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फर्म शुरू करनी है तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। इस पॉडकास्ट में हम आपके लिए लाए हैं एक्सपर्ट ओपिनियन, एक्सपर्ट एडवाइस एंड ऐसी टिप्स जो आप अपने बिजनेस में अभी अप्लाई कर सकते हैं और अपने बिजनेस स्किल को डेवलप कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और ये एपिसोड लास्ट तक देखना नहीं भूलना। वैश्विक व्यापार एक शतरंज की तरह होती है, जहां डिसिप्लिन और विजन से आप अपनी चाल आगे रख सकते हैं और बिजनेस में आपका आधिपत्य जमा सकते हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में है लाइम इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के केतन पटेल। तो केतन जी, आज हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे, अगर कोई एंटरप्रेन्योर या कोई ऐसा व्यक्ति के जिसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में अपना व्यापार शुरू करना है, या फिर यहाँ कैसे व्यापार शुरू कर सकते हैं, रणनीति को कैसे समझ सकते हैं, क्यों ये व्यापार करना चाहिए, बिजनेस में कितना ग्रोथ मिल सकता है, सब बात इस पॉडकास्ट में हम कवर करेंगे। तो शुरू करें? बिल्कुल। ओके, फर्स्ट तो मैं इंट्रोडक्शन दे दूं कि लाइम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट राजकोट में है और इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है जहां सीमाओं के पार व्यापार का
पूरा ज्ञान दिया जाता है, पूरा नॉलेज यहाँ पे दिया जाता है। ओके केतन जी, ये जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस है ना, ये बिजनेस बहुत डॉक्यूमेंटरी है। यहाँ बहुत सारे डॉक्यूमेंट रहते हैं, बहुत सारे ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो लोग यहाँ से बोर हो जाते हैं। तो इसका क्या नतीजा है, क्यों यहाँ से लोग बोर हो जाते हैं? एक्सपोर्ट बिजनेस में क्या लोगों को दिमाग में ऐसे रहता है कि जो इंस्टाग्राम में जो जो रील आती है, इंस्टाग्राम में रील आती है, और वो रील देख के भी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि एक्सपोर्ट में ऐसे ही होता है। पर एक्चुअल में एक्सपोर्ट में बहुत सारी चीज़ मायने रखती है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि जो डोमेस्टिक बिजनेस तो करते हैं, उसको चाहते हैं कि वो ग्लोबल मार्केट में आए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है बता, उसके पास बहुत सारे कंप्लाइंसेस का नॉलेज नहीं है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हम स्कूल में जैसे कि स्टडी किया और बुकिश नॉलेज ले लिया और हम लोगों ने एक्सपोर्ट कर दिया। जैसे कि इंडिया की बात करें तो इंडिया में जैसे कि जीएसटी है, बैंकिंग है, ऐसे बहुत सारे अपने डिपार्टमेंट्स है, उसका कंप्लाइंसेस कितने सारे होते हैं, वो अपने को इतना नॉलेज होना चाहिए। फिर भी हम लोग इंडिया में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। अब सोचो कि जब ग्लोबल मार्केट की बात होती है तो 240 से ज़्यादा कंट्री में की कंप्लाइंसेस का नॉलेज नहीं है, तो कैसे कर पाएंगे। अब आते ही बार के भाई लोग बोर क्यों हो जाते हैं। एक्सपोर्ट बिजनेस में ऐसा है कि सिर्फ एक्सपोर्ट की नॉलेज होने से एक्सपोर्ट नहीं होता है, इंपोर्ट की नॉलेज होने से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट चीज नहीं होती है। एक्सपोर्ट के बिजनेस में आपको नॉर्मली मैंने कुछ कैटेगराइज किया है, जैसे कि 6 स्टेज मैंने बनाए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि स्टेज 1 की बात होती है तो हम लोग उसको बोलते हैं बिजनेस का फॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन या उसके जो लाइसेंसेस रहते हैं, वो स्टेज आपको पहले क्लियर करना चाहिए। नंबर जो स्टेज 2 की बात होती है तो उसका है अपना नीड टू वर्क, यानी कि प्रोडक्ट का सारी प्रिपरेशन होनी चाहिए, इन डेप्थ प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए, और कस्टमर का कोई भी क्वेश्चन है तो आप इजीली आंसर कर सकें। और तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेजेंस, क्योंकि आज का एआई का जो टाइम चल रहा है, डिजिटल एरा चल रहा है, ठीक है। तो डिजिटल एरा में अगर आप सोचो कि अगर हम वही कन्वेंशनल वे से अगर बिजनेस करने चाहेंगे तो बिजनेस नहीं होगा। तो जैसे कि 4th स्टेज में आता है प्री ऑर्डर एक्टिविटी, यानी कि मार्केटिंग करना। तो जैसे कि लोग बोलते हैं कि मैंने बहुत सारे ईमेल किए है, बहुत सारे कस्टमर को कॉल किए, फिर भी कुछ आंसर नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि लोग ईमेल कर देते हैं, अप्रोच कर देते हैं, फिर भी रिस्पॉन्ड नहीं मिलता, इसलिए लोग बोर हो जाते हैं। अब होता है क्या कि लोग ईमेल करते हैं, जैसे कि मैं अगर मैं ईमेल करता हूं, जैसे कि आप जर्मनी है, मैं अपने एज ए एक्सपोर्टर मैंने आपको ईमेल किया, आपने मेरे बारे में चेक किया, बहुत सारी चीज चेक की, जैसे कि ऑथराइज में एक्सपोर्टर हूं या नहीं हूं। इसके अलावा दूसरी चीज कि आपने डिजिटल प्रेजेंस चेक किया। आजकल तो एआई का इतना टाइम चल रहा है, तो गूगल में सर्च किया या एआई को पूछा है कि भाई ये कंपनी कौन सी कंपनी है या इसके बारे में मुझे बताओ, लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, ठीक है। और इसके अलावा आपने बहुत सारे माइंड में क्वेश्चन है, जैसे कि प्रोडक्ट के नॉलेज, मतलब प्रोडक्ट के बारे में है, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन है, बहुत सारी चीज है। तो कस्टमर के दिमाग में जो क्वेश्चन रहते हैं उसको सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिलता है तो आप पे ट्रस्ट करते हैं और आप बिजनेस होता है। सिर्फ ईमेल है या बहुत सारी ऐसी चीज, ये मैंने बोला ना कि जो रील पे वो लोग देख देख कर एक्सपोर्ट करते हैं, ऐसे एक्सपोर्ट नहीं होता है। यानी तो डिजिटल फुटप्रिंट्स होना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल मतलब वही इंपॉर्टेंट है। देखो फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बताया ना कि 240 कंट्री है, अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं पूरा वर्ल्ड घूम लूं, नहीं घूम सकते हैं। आपके पास अगर डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज है तो डेफिनेटली यू कैन रीच ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और यहाँ बैठकर पूरे वर्ल्ड में आप पूरे अपनी जगह एक प्रेजेंस बना सकते हैं, एक अपना स्पेस एक खड़ा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज होती है और लोगों के पास ये बेसिक चीज है ही नहीं। इसकी वजह से क्या होता है कि वो लोग एक्सपोर्ट स्टार्ट करते हैं और फेल हो जाते हैं, और मार्केट में जो अच्छे जो सक्सेस वाले ना वो अपडेट आती है, जैसे कि कोई ने एक्सपोर्ट किया, उसने फोटो अपलोड की या कुछ भी पोस्ट डाला है, तो वो देखकर उसको लगता है कि एक्सपोर्ट किया, लेकिन उसका पेमेंट आया वो चेक नहीं किया। मतलब नेगेटिव बातें नहीं होती है, सिर्फ पॉजिटिव बातें होती है, लेकिन उसके साथ बहुत सारी यस ऑलवेज, तो ये सारी चीज चेक करनी रहती है। उसके बाद अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो डेफिनेटली उसमें सक्सेस हो सकता है। तो बोर होने का जो मैं बता रहा हूँ ना कि उसका इनसफिशिएंट नॉलेज है, सिर्फ लोगों को देखकर उसको बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया तो डेफिनेटली वो फेल ही होगा। यानी अगर मार्केट पे कंट्रोल करना है तो डिजिटल मार्केट पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल 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 राइट। आपने बात की कि अगर ग्लोबली आपको मार्केटिंग करना है, आपकी प्रोडक्ट को लोकल टू ग्लोबल पहुंचाना है, तो ये मार्केटिंग कहाँ से होती है? आप ही सिखाते हो या और कहीं से इसका क्लासेस लेना पड़ता है, या इसका नॉलेज और कहीं से लेना पड़ता है? हमारा जो कोर्स डिजाइन किया है ना, वो पूरा इस टाइप का डिजाइन किया है जिसमें बिजनेस का फॉर्मेशन का नॉलेज है,
इसके अलावा प्रोडक्ट का नॉलेज है, उसके बाद मार्केटिंग का मतलब प्रोडक्ट मार्केट कैसे रिसर्च करना, जैसे कि प्रोडक्ट के बारे में पता है लेकिन वो प्रोडक्ट कहाँ उसकी डिमांड है, वो सारी चीज़ हम लोग ग्रोथ वाइज उसको एनालिसिस करवाते हैं। इसके अलावा उसके बाद अपना एक कॉस्टिंग कैलकुलेशन से सारी चीज़ें, पेमेंट टर्म्स है, डॉक्यूमेंट के बारे में, कस्टम के रूल्स रेगुलेशन है। इसके अलावा भी बहुत सारे गवर्नमेंट के बेनिफिट्स है, लॉजिस्टिक है। उसमें एक चीज़ हम लोगों ने ऐड की है, वो डिजिटल मार्केटिंग है, जिसमें हम लोग बहुत सारे ऐसे डिजिटल टूल्स है जो एआई के टूल्स है। हम जब हमारी जो ट्रेनिंग होती है और लोगों को मैं पूछता हूँ कि भाई जैसे कि सोशल मीडिया की बात करी थी, इसमें लिंक्डइन एक प्रोफेशनल अकाउंट्स होता है, तो मैं पूछता हूँ कि भाई लिंक्डइन अकाउंट में कितने लोग हैं। तो आज के दिन में भी आप सोचो ना कि 32 या 40% के आसपास लोग हैं, उसने सिर्फ अकाउंट बनाए हैं, इसके अलावा प्रेजेंस बनाई है, एक्टिविटी नहीं है, एक्टिविटी नहीं है। और आपने जब इंस्टाग्राम की बात करें या फेसबुक की बात करें तो लोगों की जो अकाउंट्स रहते हैं उसमें आपने देखा होगा उसकी जो प्रोफाइल या बायो है तो उसमें लिखा रहता है कि भाई केटीएम लवर है या ऐसी कुछ चीज़ लिखते हैं। ऐसे बिजनेस थोड़ी ना होता है, आपको उसका डे टू डे मार्केटिंग करना पड़ता है, आपको पता होना चाहिए कि आपका टारगेट मार्केट क्या है, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों अलग करके रखने। और ये जो मैं डिजिटल जो मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ ना, उसमें गूगल के बहुत सारे हम लोगों ने पावर सर्च सेट किए हैं, डिजिटल के सारे टूल सेट किए कि ए के जो अपडेटेड टूल्स है, चैट जीपीटी है, इसके अलावा बहुत सारी एनालिटिक्स है कि अपनी वेबसाइट एनालाइज होती है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कहाँ ओपन होती है, कौन सी कंट्री में अपनी, जैसे कि ऑटोमोबाइल का बिजनेस है तो अपने को पता होना चाहिए कि भाई अपना मार्केट यूरोप है, यूरोप में खास करके जर्मनी है, तो जर्मनी में कहाँ ओपन होती है, कितने लोग आते हैं। तो लोगों के पास ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। और हम लोगों ने क्या भाई हम लोगों ने प्रोग्राम ही ऐसे डिजाइन किया, कोर्स ही ऐसे डिजाइन किया ताकि कोई भी एक्सपोर्ट ट्रेनिंग के लिए जब आते हैं ना, तो ऐसे बिंग एन एक्सपोर्टर या इंपोर्टर उसको जो चीज़ चाहिए ना वो सारी चीज़ हम लोग केस स्टडी के साथ हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं अपने कोर्स में। तो जैसे आप बोल रहे हो कि प्रोडक्ट वाइज आप सिखाते हो, तो यानी कोई एक बंदा है जिसको एग्रीकल्चर ही एक्सपोर्ट करना है तो उसका अलग कोर्स डिज़ाइन आपके पास है, ऐसा आप बोलना चाह रहे हो? नहीं, हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास तो ट्रेनिंग में तो बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्री से लोग आते हैं, बहुत सारे ऐसे भी है जो फैमिली बिजनेस है उसका और वही डोमेस्टिक बिजनेस है, दे वांट टू एक्सपांड देयर बिजनेस फ्रॉम इंडिया टू ग्लोबल मार्केट। बहुत सारे ऐसे भी है उसके बैकग्राउंड नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस नहीं है, तो वो लोगों के क्या उसके मतलब जीरो बैकग्राउंड है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि भाई अगर उसके पास कोई प्रोडक्ट है या उसके कोई कॉन्टेक्स्ट में प्रोडक्ट है तो उस पर हम लोग वर्क करवाते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास मोर देन 7000 प्रोडक्ट्स का रिसर्च हर साल हम लोग करते हैं ताकि उसको एक प्रोडक्ट दिखे जाए जिसमें कुछ कम इन्वेस्टमेंट वाली प्रोडक्ट भी है, बहुत सारी ऐसी भी प्रोडक्ट है जिसमें आगे जाके आप मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं। तो ऐसे हर एक का प्रोडक्ट अलग होती है, हर एक की एबिलिटी अलग होती है, जिसकी एबिलिटी जिसकी स्किल है अकॉर्डिंगली हम लोग उसको ऐसे प्रोडक्ट एडवाइज करते हैं और उसका 1-to-1 हम लोग सेशन रखते हैं ताकि उसको पूरा डेप्थ में उसको मैं समझूं और उसको एक अलग से एक स्ट्रेटेजी बनाकर उसको मैं मार्केट में पुटअप करता हूँ। यानी आप जो बात कर रहे हैं कि अगर कोई लेगेसी बिजनेस में से है कि अपना बिजनेस आगे बढ़ाना चाहता है या किसी को नया बिजनेस करना है, तो क्या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रेनिंग के बाद सर्टेन टाइम के लिए जॉब करना ठीक रहेगा या तुरंत ही अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं? नॉर्मली क्या होता है कि बिजनेस है ना वो एक उसको विजडम हम लोग बोलते हैं, जो पहले से अपनी वो एक जेनेटिक्स में है। यस, बिजनेस कोई अलग से ऐसे नहीं कि वो सूझबूझ रहती है और फैमिली से आती है, मतलब एक अपन को पता होना चाहिए कि भाई अपने वो स्किल है या नहीं। लोगों को वो चीज़ नहीं होती है और उसको पता भी नहीं है कि मेरे पास वो स्किल है कि नहीं, लेकिन हम लोग जब उसके साथ बैठते हैं ना तो ऐसे मतलब हम लोग उस पर बहुत सारे क्वेश्चन करके हम बताते हैं कि भाई एक काम करो, जैसे कि बहुत सारे बंदे हैं जिसका अच्छा बिजनेस है लेकिन वो इंट्रोवर्ट है, कुछ बोलता नहीं। और एक्सपोर्ट के बिजनेस में तो अगर सेल्स आपको पता ही नहीं है, मार्केटिंग पता ही नहीं, आप बोल ही नहीं पाते। यस डेफिनेटली, फिलिप कॉटलर के बहुत सारे ऐसे कोट्स है कि जो प्रोडक्ट वही बिकता है जो अगर अपने मार्केट में लेकर जाते हैं, प्रोडक्ट अपने आप बिकती नहीं है। तो सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, तो वो लोगों को कुछ कंपनी के अंडर में हम उसको ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं ताकि उसको पता चले और कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट मिले और खास करके उसको सारी जो कॉर्पोरेट वो सारी चीज़ जो एटिकेट्स है वो सारी चीज़ मिले। क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि अंडर प्रेशर वो काम कर सकता है, वो अपने आप में वो डिसीजन नहीं ले सकता है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है या बहुत सारी स्किल है जो उसके पास नहीं होती। तो हम लोग क्या करते हैं, तो वो लोगों को बताते हैं कि भाई आप एक काम करो, 1 या 2 साल तक जॉब करो, उसके बाद अगर चाहते हो तो आप बिजनेस में आ सकते हैं। और जिसके पास बिजनेस का कुछ है,
जैसे कि बिजनेस एक्सपोर्ट का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है, वो बिल्कुल। अपना जो चैलेंज है वो आगे लेके जा सकता है। हाँ, और इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के पास वो बिजनेस की सूझबूझ है, ठीक है, Right. उसके पास विजडम है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उसके पास जिसके फंडिंग नहीं है, उसके पास बैकग्राउंड नहीं है। तो हमारे पास ऐसे भी बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट आते हैं, वो लोग चाहते हैं कि भाई हमारे पास कोई एक ऐसे बंदे हम लोगों को बताओ कि उसके पास बिजनेस है, लेकिन एज ए वर्किंग पार्टनर उसको इन्वॉल्व कर लेते हैं Right. और जेवी जॉइंट वेंचर के टाइप वो एज ए वर्किंग पार्टनर इन्वॉल्व करके उसको मार्केट में एंटर करवाते हैं। और जो लोग के पास है ही सेटअप, तो उसको पहले से हम लोग प्लानिंग करके ही उसको सेटअप करने की ट्राई करते हैं, और जॉब वाला बंदा है तो जॉब के लिए करते हैं। राइट। आपने जैसे बोला कि यहाँ पे जॉइंट वेंचर चलता है, पार्टनरशिप चलती है, जॉब भी एज वेल मिडलमैन के जैसे जॉब भी चलती है। राइट राइट। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस में इन्वेस्टमेंट का क्या सिनारियो होता है? क्योंकि हम जैसे भी बात करते हैं ना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, तो बात ही कुछ लग्जरी की आती है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, करोड़ों की बात आती है। यस। तो क्या ये सच है? क्या बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए? एक्सपोर्ट के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट से कोई उसके कनेक्शन ही नहीं है। अच्छा। जैसे कि हाँ। बात करें फॉर एग्जांपल कुछ भी, जैसे कि कॉटन की बात करें, कॉटन विक की बात करें, तो हम लोग जब पूजा में जो कॉटन विक यूज करते हैं, इंसेंस स्टिक की बात करते हैं, अगरबत्ती है, तो वो प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली होती है, प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली होती है। तो मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि भाई करोड़ों, अगर मतलब वही से ही बिजनेस स्टार्ट होता है, छोटी अमाउंट यानी कि 1000 5000, मतलब एक्सपोर्ट में ऐसा नहीं कि कोई क्वांटिटी में बिजनेस होता है, एक स्मॉल क्वांटिटी से आप स्टार्ट कर सकते। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे हमारे एरिया में बहुत सारे ऐसे लेडी लोग रहते हैं जो लोग कुछ हैंडवर्क का नीटिंग वर्क करते गृह हैं, उद्योग के गृह जैसा। उद्योग की टाइप, ठीक है। Right. तो ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है, कोई किसी के पास पिकल्स बनाने की स्किल है, तो छोटी छोटी चीज वो भेजते हैं। जैसे कि आज कोई रिलेटिव के लिए भेज रहे हैं, आने वाले दिन में कुछ क्वांटिटी में वो करेंगे। तो मतलब एक बिजनेस कोई एक ऐसे कोई फिक्स इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं हो। और नॉर्मली एक्सपोर्ट के बिजनेस में ज्यादातर एडवांस अमाउंट आता ही है, एडवांस पेमेंट आता ही है, तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं होती। आपके पास एक अच्छा सप्लायर होना चाहिए। एक्सपोर्ट के बिजनेस में मतलब दौड़ना है, भागना है, कूदना है, तो आपके पास एक अच्छा सप्लायर है तो डेफिनेटली आप वो जंप लगा सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो नॉलेज है, मार्केटिंग वाला नॉलेज है, आप दौड़ना चाहते हैं, लेकिन आपके पास बैकअप में तो होना चाहिए ना, कोई प्रोडक्ट वाला, कोई सप्लाई वाला। और यहाँ क्या होता है, कभी कभी हम लोग कोई ऐसे मैन्युफैक्चर के साथ टाइप करके हम लोग प्लान करते हैं एक्सपोर्ट के बिजनेस में, सेटअप भी करवा लेते हैं, लेकिन क्या होता है उसके बाद वो मैन्युफैक्चर वाला ने कुछ ऐसा लगा कि भाई अभी ये तो बहुत आगे बढ़ रहा है, तो मैं सप्लाई करना बंद करूंगा, मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ, या मतलब बहुत सारी ऐसे हर्डल्स आते हैं। तो वो सारी चीज आपको पहले से प्लान करके उसके बाद अगर स्टार्ट करते तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी और इन्वेस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। यानी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत ज्यादा होती है। ज्यादा है, यस बिल्कुल। आप जैसे बात कर रहे हो कि गृह उद्योग को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिल सकता है यहाँ पे, या छोटे स्मॉल साइज जो बिजनेस है उसको यहाँ से एक बड़ा लोकल टू ग्लोबल बिजनेस बन सकता है। तो यहाँ पे जो नॉलेज की हम बात करें या इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो उसके साथ हमें क्वालिटी की भी एक बात करनी चाहिए। तो एक्सपोर्ट के टाइम में क्वालिटी कंसिस्टेंसी का क्या महत्व है? मैं क्वालिटी तो मैटर करती है डेफिनेटली, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में प्राइस से कोई कनेक्शन ही नहीं है, क्वालिटी मैटर करती है। कुछ क्राइटेरिया रहता है, जैसे कि हम प्रोडक्ट सिलेक्शन का रहता है ना, उसमें क्राइटेरिया रहता है। इसमें फर्स्ट जो चीज़ रहती है ना, वो क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैं एक छोटी सी बात बताऊं, फॉर एग्जांपल कोई एक इंडिया का कोई भी एक ब्रांड है, मतलब एक नॉर्मल सुपरमार्केट है, वहां से कोई 300 रुपीज की आपने शर्ट पहनी है, ठीक है, और आप क्रिकेट खेलने गए और ऐसे ही अपने मतलब खेलते खेलते आपकी शर्ट फट गई, तो आपके दिमाग में क्या आएगा बता कि ये इसकी क्वालिटी बहुत मतलब घटिया क्वालिटी है, बकवास है। आप सोचो कि उसकी जगह आपने H&M या ज़ारा का 5000 का शर्ट पहना है, और उसके बाद अगर आप प्ले करने गए और आपका शर्ट फट गया, तो क्या होता बता कि वो तो शर्ट है। मतलब आप सोचो, मतलब एक मतलब एक्सपोर्ट के बिजनेस के लिए शर्ट नहीं है, टी शर्ट होनी चाहिए। और फॉरेन मार्केट में क्या है, लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, मतलब वो थोड़ी ना गरीब है। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में वही लोग आते हैं जो एक्सपोर्ट में इंपोर्ट में गरीब नहीं है, वही लोग आते हैं। और जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या इंपोर्ट करेगा, जिसको प्रोडक्ट की वैल्यू है,
बिल्कुल। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज, जैसे कि यूरोपियन यूनियन की बात करें, यूएस की, वो अपनी इंडिया की तरह नहीं है कि भाई फॉर एग्जांपल के कोई भी क्वालिटी स्टैंडर्ड में कुछ भी कर सके। वहाँ पहले से बहुत डेवलप कंट्री है, तो उसके कुछ स्टैंडर्ड भी बहुत सारे हैं, तो आपको क्वालिटी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मतलब उसके बहुत सारे कंप्लेंट्स है। जैसे कि फूड की बात करें तो, जैसे कि गल्फ मिडिल ईस्ट कंट्री की बात करें तो हलाल उसका कंप्लेंस इसमें आता है। यूरोप की बात करें तो उसमें WHO GMP के कुछ गाइडलाइंस रहती है। यूएस की बात करें तो USFD है। चाइना की बात करें तो AQSIQ करके है। तो हर एक कंट्री वाइज कुछ अलग अलग स्टैंडर्ड बनाए हैं, और वो स्टैंडर्ड आपको कंपलसरी फॉलो करना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी भी कंट्री है जिसको कन्फर्मिटी बोला जाता है, और वो कन्फर्मिटी यानी कि मतलब अगेन वो चीज जो मैंने पहले बताई थी कि भाई लोग बोर हो जाते हैं। हाँ। ठीक है, तो बोर इसलिए हो जाते हैं कि उसके पास वो सारी चीज का कंप्लायंस का नॉलेज नहीं है। इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं कोई बिजनेस में, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। फ्रस्ट्रेशन है। और जैसे कि कोई एक्सपोर्टर को अगर उसने लॉस किया है, अगर एक्सपोर्टर ने, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो उसने लॉस किया इसीलिए कि भाई एक्सपोर्ट में है इसीलिए लॉस किया। उसके पास इनसफिशिएंट नॉलेज के जरिए वो एक्सपोर्ट कर रहा था, इसीलिए उसको लॉस हुआ। और इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग भी एक्सपोर्ट बिजनेस करेंगे तो अपने को लॉस ही आएगा। तो मार्केट में नेगेटिविटी बहुत चलती है, और जो सही इंफॉर्मेशन है वो मिलती नहीं है। और लोगों के पास क्या है कि लोग घूमने फिरने में बहुत सारे खर्चा कर देते हैं, लेकिन जो अच्छी चीज, अच्छे नॉलेज होना चाहिए, जो नॉलेज मिलना चाहिए, और अच्छा नॉलेज कहाँ से लेना चाहिए, मेंटर कौन आना चाहिए। बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि आज के दिन में भी हमारे पास बहुत सारा नॉलेज है, फिर भी हम कभी कभी ऐसा लगता है तो हम लोग अपने जो सीनियर है तो उसके अंडर में भी कुछ चीज पूछ लेते हैं। तो एक हमारे यहाँ पता नहीं एक माइंडसेट ही ऐसा है कि भाई मुझे सब कुछ आता है, मतलब मैंने बधु आवड़े, गुजराती में कहावत है कि भाई मैंने बधु आवड़े MBA के टाइम। यस एग्जैक्टली। तो वही चीज से लोग प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, और ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है एक्सपोर्ट के बिजनेस में। आपने जैसे बात की ना कि नॉलेज की बात हुई, कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जो पूरा बिजनेस क्राइटेरिया है ना, उसका सेंट्रल पॉइंट पकड़ें तो वो नॉलेज है, यानी कि स्किल है। तो ऐसी कौन सी स्किल है यहाँ पे जो अंडर एस्टिमेट की जाती है, कि लोग वहाँ पे देखते ही नहीं और बड़ी भूल हो जाती है? एक्सपोर्ट के बिजनेस में ना एक सिंपल सा बोला जाता है कि लोगों को ऐसे लगता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं पहले से पूरा एक प्रोसेस बताऊं। जैसे कि आपके पास सारे सेटअप हो गया, बिजनेस का लाइसेंस आ गए और आपने स्टार्ट कर दिया, जैसे कि ईमेल स्टार्ट किया, वो सारी चीज़ होता है। तो लोगों के पास है ना, उसको पता ही नहीं है कि अलग अलग कंट्री है, मतलब डिफरेंट कंट्री है, तो डिफरेंट कंट्री के नॉर्म्स अलग है, उस कंट्री के रिलीजन अलग है, उसके थॉट अलग है, पीपल, कल्चर, उसके रिवेंज, उसके टेबूज, उसके डायनेमिक, उसके प्रिंसिपल, सारी चीज अलग अलग है। तो जैसे कि मैं इंडिया में बिजनेस कर रहा हूं, अगर मैंने इंडिया में अगर 5% या 10% डिस्काउंट देकर कोई भी प्रोडक्ट मैंने बेची है फॉर एग्जाम्पल इंडिया में, तो सेम स्ट्रेटेजी आई विल अप्लाई टू ईच एंड एवरी कस्टमर। तो मैं वो नहीं चेक करता कि भाई इंडिया का जो कस्टमर है, अगर मैंने डिस्काउंट से अगर वो चीज बेच रहा हूं, इसका मतलब ऐसे नहीं कि वो सेम स्ट्रेटेजी आप यूरोप में भी अप्लाई करो, यूएस में भी अप्लाई करो। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक्सपोर्ट में जो भी प्रोडक्ट आप सेट करते हैं, वो प्रोडक्ट की प्राइस है ना, लोग हर एक कंट्री के लिए फिक्स रख देते हैं। जैसे कि $1 है तो सारी कंट्री के $1 है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर यूरोप की बात होती है तो आपकी प्राइस थोड़ी सी अप होनी चाहिए, यूएस की बात होती है तो अप होनी चाहिए, उसका पैकिंग भी अलग होना चाहिए, उसकी क्वालिटी भी थोड़ी सी अलग होनी चाहिए, प्रोडक्ट सेम है जो प्रीमियर पैकेजिंग में आता है, जो कस्टमरी प्रीमियर है उसके लिए प्रीमियर रेंज होनी चाहिए, प्रीमियर रेट भी होने चाहिए। यस। तो सिमिलरली अफ्रीका की बात करें तो वो अंडर डेवलप कंट्री है, तो अकॉर्डिंगली उसकी प्राइस थोड़ी सी कम होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाते। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो प्राइस में हम लोग यहाँ बेच रहे हैं ना, वही प्राइस का स्टैंडर्ड रख के हम पूरे मार्केट में वही प्लान करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग कुछ रिस्पॉन्ड नहीं मिलते हैं, और कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ऐसी चीज़ है। और इसके अलावा एक मैं जो ऐड करता हूँ कंप्लाइंसेस के, कंप्लाइंसेस हर एक कंट्री की हर एक प्रोडक्ट के लिए आपको कंप्लाइंसेस पता होने चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने ब्यूटीफुली कोरियोग्राफ किया है, सारी चीज़ को डिज़ाइन किया है कि हर एक प्रोडक्ट की कंप्लाइंस इंफॉर्मेशन उसकी कस्टम के पोर्टल में दे है। आपको हर एक प्रोडक्ट के HS कोड के अकॉर्डिंगली आप हर एक प्रोडक्ट की कंप्लाइंस चेक कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट के इंडियन गवर्नमेंट के कंप्लाइंसेस क्या क्या है, और आप जो डेस्टिनेशन कंट्री अगर जर्मनी है तो जर्मनी के कंप्लाइंसेस क्या है। अगर वो सारी चीज़ पता नहीं तो डेफिनेटली आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ये बात तो हुई एक्सपोर्ट की, ठीक है। तो अगर हम इंपोर्ट की बात करते हैं, या हम कोई ऐसी चीज़ है जो इंडिया में नहीं बनती, इसको इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे बार्गेनिंग की क्या सुविधा है? यहाँ पे बार्गेनिंग होता है? एक्सपोर्ट में बार्गेनिंग वर्ड है ना, माइंड से निकाल दो। अच्छा। यहाँ बिजनेस में होता है नेगोशिएशन।
ओके। एक्सपोर्ट के बिजनेस में या इंपोर्ट के बिजनेस में, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों एक ही है, क्योंकि जैसे कि मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो मेरे लिए एक्सपोर्ट है, वो इंपोर्टर के लिए वो इंपोर्ट है। Yes. सिमिलरली अगर मैं इंपोर्ट करना Vice चाहता versa. हूँ, यस वाइस वर्सा, सिमिलरली अगर मैं चाइना से इंपोर्ट करना चाहता हूँ तो मैं इंपोर्टर हूँ, लेकिन वो एक बिजनेस में एक्सपोर्ट ही है। तो नेगोशिएशन सिर्फ प्राइस में नहीं होता है। नेगोशिएशन नॉर्मली लोगों को ऐसे लगता है कि नेगोशिएशन प्राइस में होता है। नेगोशिएशन में हर एक हमारे जो ट्रेनिंग होती है उसमें मैं नेगोशिएशन प्राइस में करवाता ही नहीं हूँ। नेगोशिएशन करवाता हूँ क्वालिटी में, क्वांटिटी में, ऑन टाइम डिलीवरी में, उसके पैकेजिंग में, उसके सर्विसेज में, वो सारी चीज में मैं उसको नेगोशिएशन करवाता हूँ। लोगों के दिमाग में ऐसे रहता है कि प्राइस कम कर दो और अपना कस्टमर अपने फंस जाएगा। जैसे कि यहाँ हमारे एक और भी कहावत है कि उसको बाटली में उतार देना, मतलब कस्टमर को उसको ऐड कर देना। तो ये एक कस्टमर को मतलब बाटली में उतारना नहीं है। प्रोडक्ट बेचना अलग चीज है और किसी को उतारना कुछ अलग चीज होती है। ये उतारना यानी ऑल द टाइप ऑफ फ्रॉड्स एंड ऑल दैट। यस एग्जैक्टली। हाँ, जैसे आपने बात की नेगोशिएशन की, प्रोडक्ट क्वालिटी में नेगोशिएशन होना यानी कस्टमर के साथ कहीं ना कहीं फ्रॉड होना नहीं होता? ऐसा नहीं है, क्योंकि कस्टमर मतलब ऐसा नॉर्मली क्या होता है कि कस्टमर के बारे में मतलब कस्टमर से सारी चीज स्पेसिफिकेशन हम लोग लेते हैं। Yes. जैसे कि कौन सी क्वांटिटी है, ये पैकिंग है, इसके न्यूट्रिशन है, जैसे कि फूड प्रोडक्ट है तो न्यूट्रिशन के बारे में या उसके डीप जो स्पेसिफिकेशन होते हैं वो सारी चीज़ होते हैं। और नॉर्मली वो ट्रांसपेरेंस के साथ ये चीज़ होती है। और इसके एक अलावा एक चीज होती है ऑन साइट इंस्पेक्शन, यानी कि बहुत सारे ऐसे थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा SGS, जो वर्ल्ड की नंबर 1 एजेंसी है। तो कस्टमर को वो भी हम लोग प्रीफर करवाते हैं कि हम लोग उसके लैब जो टेस्ट रिपोर्ट है वो भी करवाते हैं, ऑन साइट इंस्पेक्शन भी करवाते हैं, ताकि कस्टमर को भी, और कस्टमर को अगर चीट करने के अगर माइंडसेट है ना तो डेफिनेटली एक बार चीट करेंगे, दूसरी बार कस्टमर आपके पास आएगा ही नहीं, रिपीट नहीं होगा। यस एग्जैक्टली, क्योंकि एक्सपोर्ट के बिजनेस में अगर रिपीट ऑर्डर नहीं हुआ ना तो आपका, आप समझो कि आपका ग्रोथ है ही नहीं। कस्टमर का रिपीट ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी एक नया कस्टमर है तो उसको कन्वर्ट करने में कम से कम अपने को 3 to 6 मंथ का जैसे कि नॉर्मल टाइम लगता है, क्योंकि उसको कन्विंस करना है। इसलिए अब होता है क्या, अगर एक कस्टमर नया है उसको 6 मंथ जितना टाइम लगा है, अब देखो अगर उसने रिपोर्ट ऑर्डर नहीं दिया, हम नया कस्टमर ढूंढेंगे फिर से इतना टाइम लगेगा, तो मतलब कहने का मतलब टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो मतलब अपनी उम्र बढ़ जाएगी लेकिन बिजनेस नहीं होगा। लेकिन अगर वही कस्टमर अगर 6 मंथ के, ठीक है कोई बात नहीं, एंड ऑफ द 6 मंथ अगर कन्वर्ट हो गया, लेकिन उसका रिपीट ऑर्डर उसमें 2 दिन ही लगेगी, सिर्फ प्राइस और नेगोशिएशन, काम खत्म। तो रिपीट ऑर्डर होना एक्सपोर्ट के बिजनेस में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी बिजनेस में अगर आगे बढ़ना है यानी अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है, एक्सप्लोर करना है ना, तो एक माइंडसेट चाहिए हमको, राइट? तो ये ग्लोबल माइंडसेट को कैसे सेट करना चाहिए और ग्लोबल माइंडसेट के लिए क्या ट्रेनिंग आप देते हो? जैसा कि कोई भी बिजनेस में 0 to हीरो बनना है ना, तो इसमें सिर्फ ऐसे नहीं कि भाई अपना मतलब नॉर्मली जो एक्सपोर्ट करते हैं तो अपना शिपमेंट करो, सेल्स करो, मतलब वही। एक्सपोर्ट में जुनून होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, एक बिजनेस की भूख होनी चाहिए, एक अलग से एक ईगरनेस होना चाहिए, जो आज के दिन में लोगों के पास नहीं है। लोग इजीली सेटिस्फाई हो जाते हैं, जैसे कि अगर 2 कंटेनर 5 कंटेनर का अगर वो हुआ तो बस खत्म, उसके आगे उसका माइंडसेट ही नहीं, उसके पास विजन ही नहीं है। अगर देखा जाए तो उसके पास विजन है ही नहीं। लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस विजन जो हंगर होना चाहिए वो खत्म हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि कोई भी अपने जितने भी हमारे पास आते हैं ना लोगों को, वो क्या हम लोग क्या करते हैं कि उसका नॉर्मल स्टार्टअप तो करवाते हैं, उसको ट्रैक ऊपर लाते हैं, लेकिन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जितने भी पुराने स्टूडेंट है जो ऑलरेडी एक्सपोर्टर है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कैसे करना है उसकी बहुत सारी स्ट्रेटेजी रखता है। जैसे कि कस्टमर की बात होती है, फॉर एग्जाम्पल कि भाई कस्टमर कैसे ढूंढना, ठीक है, तो मार्केट में आप देखोगे या गूगल सर्च करोगे तो आपको पास 2-4 ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे कि भाई जैसे कि मार्केट में जो डेटा मिलते हैं वो पैसे देकर वो सब कुछ होता है, या डिजिटल जो लीड जनरेट होते हैं। हम लोग हमारे यहाँ हम लोग मोर देन 37 के टाइप्स अलग अलग वे से, नेचुरल वे से कस्टमर कैसे मतलब अपने पास लाना है, लीड कैसे जनरेट करना, और नेचुरल वे से कि भाई वो कैसे कस्टमर आएंगे हमारे पास, और हम कस्टमर ड्रेन सिस्टम आप सिखाते हो। एग्जैक्टली तो वो सारी चीजें ना, मतलब मैंने तो हम लोग तो एनालिसिस करते हैं पूरे वर्ल्ड में, मतलब मोर देन 37 वे से, मतलब वो 2-4 होंगे, 4 या 5 होंगे, इसके अलावा ही नहीं। हम लोग नेचुरली 37 वे से हम लोग कस्टमर कैसे ढूंढना, कस्टमर के साथ उसको कन्वर्ट कैसे करना, वो सारी चीज हम लोग सिखाते हैं। जैसे कि मैं एक बात बताऊं, फॉर एग्जाम्पल एक हमारा एक बंदा था, हमारा लाइव मिनिस्टर का कैंडिडेट है, हमारा स्टूडेंट है, वो गल्फ फूड, अभी रिसेंटली गल्फ फूड हुआ तो गल्फ फूड में गया था। तो अल आदिल करके एक वहाँ मार्केट है, अल आदिल में क्या हुआ कि वो सुपर मार्केट में गया उसके प्रोडक्ट को बेचने के लिए।
वो लेकिन वो अल अदल के जो परचेज में थे वो लोगों ने बोला कि हमारे पास सफिशिएंट वेराइटी है, सफिशिएंट वेंडर है, तो हम नहीं चाहते कि और हम वेंडर ऐड करें। तो वो बंदा वापस है और मुझे मिला तो वो बता रहा था कि भाई अगर ऐसे ही बात करेंगे तो अपना मतलब बिजनेस कैसे होगा। हाँ, तो मैंने बोला जमेगा कि कैसे? हाँ, तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, तो टेंशन मत ले। हम लोगों ने एक अच्छा सा एक ईमेल ड्राफ्ट करके उसको अप्रोच किया। राइट। तो वो कस्टमर ने मतलब उसने जो परचेज में था, प्रोक्योरमेंट जो मैनेजमेंट में था, तो प्रोक्योर वाला ने उसको रिप्लाई करके बताया कि ठीक है कोई बात नहीं, अपनी प्रोडक्ट के सैंपल के बारे में बताओ, मतलब सैंपल कब भेज रहे हो, उसके प्राइस बताओ, हम मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करके आपको बताएंगे। अब सोचो कि पहले ईमेल में वो बंदे ने बोला हमारे पास सफिशिएंट वेंडर है, सफिशिएंट वो प्रोडक्ट है, अब ऐड नहीं कर रही है, तो वो सैंपल क्यों मंगवा रहा है, वो मैनेजमेंट के साथ बात क्यों कर रहा है। तो कभी कभी क्या होता है पता है कि लोगों के पास वर्ड्स नहीं होते, प्रोडक्ट का इन डेप्थ प्रोडक्ट नॉलेज होना, प्रोडक्ट के बारे में मतलब उसको Specification घुस होना, जाना, मतलब right. वो प्रोडक्ट में इतना आप सोचो कि आप अकेले एक्सपोर्टर नहीं है, आपके अलावा बहुत सारे हैं। पूरे कितने सारे इंडिया में बहुत सारे सेक्टर, ऐसे नहीं कि इंडिया की बात करें, पूरे पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड इतने में सारे है, अपने हाँ। कॉम्पिटिटर है। तो उसको अगर बीट करना है ना, तो आपके पास इन डेप्थ अगर मतलब उसमें घुस जाना, अगर वो सारी चीज नहीं है तो डेफिनेटली आप वो जो डील है ना वो क्रैक नहीं कर पाएंगे। राइट। जैसे आपने बताया ना कि आपने एक मेल भेजा और एक डील क्रैक की, ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन है या मेलिंग की जो पूरी प्रोसेस है ना, वो थोड़ी बोरिंग होती है। और इंडिया जैसे यानी डेवलपिंग कंट्री में लोगों को लैंग्वेज की जो प्रोसेस आती है वो नहीं है, तो यहाँ पे आप कैसे सॉल्व करते हो प्रॉब्लम? नॉर्मली तो क्या हमारे इतने सारे एक्सपोर्टर्स हम लोग बना चुके हैं, मतलब वो जनरेट कर चुके हैं, इतने सारे लीडर बन गए हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब हमारे से भी बहुत आगे बढ़ गए हैं, तो बहुत सारा नॉलेज होता ही है, अपडेट रहते हैं, मार्केट में रिसर्च करते हैं, इसके अलावा भी हम कंप्लाइंस के साथ जुड़े रहते हैं, गवर्नमेंट की बॉडीज के साथ जुड़े रहते हैं, तो वो सारी चीज़ नॉलेज तो होती है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी एक्सपोर्ट, जैसे कि यूरोप की बात करें तो यूरोपियन यूनियन एक अच्छा एक अलग से एक कमीशन बना है, और इतना स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस मतलब यूएस के कॉम्पिट बोल सकते हैं, इतना स्ट्रिक्ट है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आज अगर कोई भी प्रोडक्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए अगर एक्सपोर्ट करना है, जैसे कि मैं बात करूं कोई भी प्रोडक्ट में, आपको पता होगा कि वुडन पैलेट लगती है ताकि प्रोडक्ट हाँ। डैमेज ना हो जाए। तो अगर वो प्रोडक्ट की बात करें तो फॉर एग्जांपल वुडन पैलेट में प्रोडक्ट को पैकिंग करके भेजना मतलब वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो डेस्टिनेशन कंट्री है तो वो कंट्री की कंप्लायंस पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको इतने सारे डॉक्यूमेंट पहले से प्रिपेयर करके बना देते हैं कि भाई अगर ये प्रोडक्ट है ना तो आपको इतने प्रोडक्ट के डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं, और ये डॉक्यूमेंट यहाँ से मिलेंगे, ये डॉक्यूमेंट के लिए ये एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि वो हमारे लिए वो पुराना कोई एक हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, कुछ होती है, कुछ चीज रहती है जो जैसे कि फार्मा इंडस्ट्री की बात करें तो फार्मा में बहुत सारी, क्योंकि ह्यूमंस के साथ टच रहती है, तो वो चीज के लिए हम लोग कुछ अगर नहीं पता है तो हम लोग देख लेते हैं। लेकिन हर एक स्टूडेंट को हम लोगों ने बताया कि आप शिपमेंट करने से पहले प्राइवेट शिपमेंट हम लोगों को बताओ कि कौन सी प्रोडक्ट कौन सी तारीख पे शिपमेंट करना, ताकि हम लोग उसकी स्ट्रेटेजी बनाएं, सारे डॉक्यूमेंट बनाएं, और वो सारी चीज़ एक बार कस्टमर के साथ कंफर्म कर लो ताकि अपने कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। और हम क्या करते हैं कि जो भी नया स्टूडेंट है, नया एक्सपोर्टर है, उसके साथ उसको मतलब वो एक्सपर्ट नहीं बन जाए तब तक उनके साथ ही रहते हैं, सारे डॉक्यूमेंट बनाने में साथ रहते हैं उसके साथ, मतलब उसको ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग हमारा खुद का बिजनेस, आप कंप्लीट गाइडेंस देते हो। बस हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको वही बोलते हैं कि अगर $1 ट्रांसफर भी करना है या रिसीव भी करना, किसी को डॉक्यूमेंट देना है या रिसीव करना है ना, एक बार हम लोगों को पूछो, क्योंकि हम लोग उसके साथ ही ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं, ऐसे फैमिली की तरह, कि वो सारी चीज़ हम लोगों को बताते हैं और पूछ कर ही वो काम करते हैं। तो डॉक्यूमेंट की जो टेंशन वाली चीज़ रहती है या कंप्लेंस वाली वो कोई होती नहीं है, क्योंकि लोगों को पता ही है, मतलब आप मार्केट में पूछेंगे तब आपको पता होगा, बताएंगे लोग कि एक हमारे जितने भी लाइन के स्टूडेंट हैं उसको पता है कि उसके पीछे एक RDX है हम लोग, राइट, तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगा। यानी उसका जो है ना बैकहैंड इतना मजबूत है ना कि उसके पीछे अगर कोई भी मिस्टेक हो गई होगी तो भी वो ओवरकम हो जाएगी, राइट। अच्छा, आप जैसे बता रहे हो डॉक्यूमेंटेशन, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्ट की क्वालिटी सब आप मेंटेन हो जाती है, फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि जाने गवर्नमेंट की पॉलिसी के रिगार्डिंग कोई प्रोडक्ट लॉस हो जाती है या कोई प्रोडक्ट के डिस्कार्ड हो जाती है, ऐसा भी कभी होता है? होते बहुत सारी चीज़ होती है, लेकिन उसके लिए क्या होता है, इंश्योरेंस होती है। एक्सपोर्ट के बिजनेस में देखा जाए तो 3 टाइप के मेन जो रिस्क रहते हैं वो है। जैसे कि फर्स्ट की बात करें तो करेंसी जो अपने कंट्रोल में नहीं है,
दूसरी चीज ये जो आप प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट लॉस होना या कुछ भी होना, डिस्कार्ड डिस्कार्ड होना, या जैसे गवर्नमेंट की तरफ से डिस्कार्ड हो गया, आपने लिखवा है यहाँ से, ठीक है, हम्म। लेकिन गवर्नमेंट ने डिस्कार्ड कर दी कि अभी ये प्रोडक्ट मंगवा नहीं सकते, तो हाँ। ऐसे दौरान क्या हो सकता है? इसमें क्या होता है, कोई भी गवर्नमेंट कोई भी गाइडलाइंस या सर्कुलर या पब्लिक नोटिस वो इश्यू करते हैं, लेकिन इसमें एक चीज लेती है, आपने अगर देखा होगा तो उसमें इमीडिएट इफेक्ट, यानी कि हर चीज में पहले सर्कुलर आता है, पब्लिक नोटिस आती है या नोटिफिकेशन आते हैं, उसमें विथ इमीडिएट इफेक्ट है या उसके बाद वाले। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर कोई भी ऑर्डर का पेमेंट हो चुका है, यस, उसके अलावा एक दूसरी चीज जैसे कि वो प्रोडक्ट डिस्पैच हो चुका है, या तीसरी इंपॉर्टेंट चीज एक्सपोर्ट के बिजनेस में, इंपोर्ट के बिजनेस में आपने नाम सुना होगा, एलसी जो पेमेंट टर्म्स रहती है, लेटर ऑफ क्रेडिट, वो इश्यू हो चुकी है। तो ये 3 केसेस में अगर प्रोडक्ट हो चुकी है, अगर प्रोडक्ट उसके बाद अगर गवर्नमेंट ने उस पे इम्पोज किया, हाँ। कोई भी चीज लगाई, रिस्ट्रिक्शन लगाई या नया प्रोहिबिशन rule लगाया, regulation ठीक है, आया। तो इसमें गवर्नमेंट मतलब उस पे वो प्रोहिबिशन नहीं लगा सकता, क्योंकि Right. उसमें ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है, ऑलरेडी डील डन हो चुकी है, या पेमेंट रिसीव हो चुका है, या डिस्पैच हो चुके हैं। तो वो प्रोडक्ट में कोई, जैसे कि अभी बात करें रिसेंटली ट्रेड की बात करें थे, जैसे कि यूएस ने टैरिफ लगा दिया था 50%, Yes. या तो ठीक है, तो हमारे बहुत सारे अपने जो स्टूडेंट है वो तो आते ही है, इसके अलावा हमारे स्टूडेंट को कोई पता नहीं, उसको पता है कि भाई कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो पूछ लेते हैं। हाँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे इंडिया से भी हम लोगों को कॉल आता है कि भाई यूएस वालों ने अगर 50% टैरिफ लगा दिया तो अब मैं क्या करूं, जैसे कि उसकी टर्म्स थी डीडीपी, यानी कि डोर डिलीवरी टर्म्स, यानी कि कस्टमर के जो वेयरहाउस है तो ने वहां तक की उसकी पेमेंट टर्म्स थी। तो अब मुझे बता क्या रहा, पता कि भाई मेरी डिलीवरी टर्म्स वहां की है, कहाँ की, मतलब डिलीवरी उसके US, कस्टमर के हाँ। जो वेयरहाउस रहते हैं वहां तक की या फैक्ट्री तक के। तो अगर 50% टैरिफ लगा दिया, जैसे कि वो जब प्राइस कोट किया था तब कुछ 10% था या 25% था, अब हुआ क्या, 25% का कैलकुलेशन लेकर उसने प्राइस कोट कर दिया, लेकिन अब जब शिपमेंट की बात होती है तब 50% हो गया, तब उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, उसका मतलब प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। Right. तो उसके बहुत सारे टेंशन रहते हैं, तो वो लोग हम लोगों को पूछते हैं, तो हम लोग बताते हैं कि भाई पहले बताओ कि आपका जो शिपमेंट है वो क्या है। तो वो बता रहा था मुझे कि भाई मेरे पास 3 कंटेनर का कुछ ऑर्डर था, एक कंटेनर है वो अबाउट टू रीच, मतलब यूएस के पोर्ट तक पहुंचने वाला ही है, तो उसमें टैरिफ नहीं लग सकते क्योंकि ऑलरेडी वो ओरिजिन पोर्ट से निकल गया है। दूसरी चीज, दूसरा कंटेनर की जो बात बता रहे थे, तो वो मुझे बता रहे थे कि मुंद्रा पोर्ट में हमारा कंटेनर है तो उसमें लग सकते, क्योंकि अभी निकला नहीं है वो, मतलब डिपार्ट नहीं हुआ वो। तीसरी चीज, वो कंटेनर का प्रोडक्शन चल रहा है, तो 2 कंटेनर में टैरिफ नहीं लगेगा, लेकिन अपना लगेगा, और जो फर्स्ट कंटेनर था जो ऑलरेडी डिपार्ट हो चुका है, उस पर कंपलसरी लगेगा। तो हर एक कोई भी पॉलिसी आती है, प्रोहिबिशन आता है या रिस्ट्रिक्शन आता है, तो वो सारी चीज में सर्कुलर में लिखी रहती है, पर लेकिन लोग मतलब पूरा इन डिटेल वो चेक नहीं करते, और पूरे मतलब इंस्टाग्राम की स्टोरी या रील्स पे वो सारी चीज लेकर हम लोगों को बताते हैं। जैसे कि अभी यूरोप का आपने देखा होगा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के बारे में बताया कि भाई अब क्या होगा क्या नहीं होगा, या वो सारी चीज बता रहते हैं। तो हम लोग बताते हैं कि वो सारी चीज ऐसे नहीं कि आज जो बोला वो कल से इमीडिएट इफेक्ट पे इंप्लीमेंट होती है, ऐसे नहीं होता है। उसके बारे में बहुत सारी चीज होती है। यूरोपियन यूनियन एक अकेला कोई कंट्री नहीं है, वो एक यूनियन है। हाँ। उसके अंडर में बहुत सारी कंट्री है, तो हर एक कंट्री में उसको परमिशन लेनी पड़ती है। अपने इंडिया है तो इंडिया में भी अपने वो अपना जो सांसद रहते हैं तो उसमें भी वो एक सर्कुलर इश्यू होता है, उसके बाद कंफर्म होता है, उसके बाद उसके नॉर्म्स बनते हैं, उसके बाद ही वो अग्रीमेंट इंप्लीमेंट होता है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज आती है मार्केट में और लोगों को ऐसे दिमाग में घुस जाती है कि भाई अब क्या होगा। तो बहुत सारी है, लेकिन इसके साथ एक कनेक्टेड में एक चीज आपको बताऊं जो एक्सपोर्ट में इंपोर्ट के बिजनेस में है, लेकिन वो चीज के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। वो एक अलग से एक मैं चीज बता रहा हूँ, उसका नाम है मर्चेंट ट्रेड ट्रांजेक्शन। यानी कि एक्सपोर्ट की जब मैं टैरिफ की बात कर रहा हूँ, लोग बता रहे हैं कि भाई यूएस में इतने सारे टैरिफ है। जैसे कि अभी हम लोग जब फंक्शन में मिलते हैं, लोग मिलते हैं तो लोग बताते हैं कि भाई अब टैरिफ इतना हाई हो गया तो अब एक्सपोर्ट कैसे होगा। मर्चेंट ट्रेड ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि इंडिया के लिए टैरिफ है, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी कंट्री है उसके लिए टैरिफ नहीं है। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया से बेच सको, आप चाइना से लाओ, यूरोप से लाओ, कोई दूसरी कंट्री से लाओ और वो कंट्री में बेच दो, आपका कस्टमर रेडी है। अगर वो पूरा कैलकुलेशन बना लो, जैसे कि आपको पता है कि भाई अगर प्रोडक्ट श्रीलंका में बन रही है तो श्रीलंका की जो पोर्ट है वो कोलंबो पोर्ट से लेकर अपना यूएस का वो कैलकुलेशन कर लो, उसके बाद वो सारी चीज देख लो, उसके बाद वो सारा सेटअप करवा सकते हैं। अगर इंडियन ओरिजिन प्रोडक्ट है तो 50% है, लेकिन अगर कोई दूसरी कंट्री के ओरिजिन है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मर्चेंट ट्रेड ट्रांजेक्शन का मतलब वो होता है कि एक ट्रेड में 2 कंट्री, मोर देन 2 कंट्री के
और या उससे भी ज्यादा ज्यादा कंट्री लोग इन्वॉल्व हो, होती है। हाँ। जैसा कि यूएस में सिर्फ अपने लिए 50% टैरिफ है, लेकिन मेक्सिको की बात करें तो मेक्सिको में नहीं है, कनाडा में नहीं है, कैरिबियन कंट्री में नहीं है, यूई में नहीं है, तो अब वाया यूई कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है। राइट। पर लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लोगों को इन्वॉल्व नहीं होना है, बस ऐसे ही अगर ऐसे बैठे बैठे बिजनेस मिल जाता तो आगे बढ़ना ही नहीं है। राइट, यानी डाइवर्सिफाई बिजनेस भी यहाँ पे पॉसिबल है। बहुत सारे पॉसिबल। ओके, यानी एक बात यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी से आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के एक्सपर्ट नहीं बन सकते। इसके लिए प्रॉपर नॉलेज चाहिए, इसके लिए प्रॉपर इंस्टीट्यूट का नॉलेज चाहिए। केतन जी और लाइम इंस्टीट्यूट जैसी फॉर्म से आप अपना पूरा नॉलेज ले सकते हैं। केतन जी, आप बताएं कि लाइम इंस्टीट्यूट में जब भी आप स्टूडेंट्स को समझाते हो कि इंपोर्ट करना एक्सपोर्ट करने के बारे में, तो गवर्नमेंट पॉलिसी के अधीन जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसके आधारित कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट एक्सपोर्ट करने वालों को मिलता है क्या? बिल्कुल, एक्सपोर्ट के बिजनेस में वो बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। जैसे कि मैंने दो कैटेगराइज कर दूं, एक तो मार्केट के रिलेटेड है, जिसके में दो स्कीम है गवर्नमेंट की, मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस करके स्कीम है, और दूसरी जो स्कीम है ना वो मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव। मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम में क्या होता है कि फॉरेन कंट्री में अगर एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो आने जाने का है, वहाँ अकोमोडेशन का है, पूरा एग्जीबिशन के जो सेटअप का है, मतलब एक्सपेंडिचर जो भी होते हैं वो सारे, मतलब ट्रांसलेटर रखना या मतलब ब्रोशर, मतलब वो सारी चीज़ में आपको गवर्नमेंट बेनिफिट देती है। कुछ तकरीबन 50% के आसपास आपको बेनिफिट मिल जाता है। मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव की बात करें तो उसमें फॉरेन कंट्री में आपको ऑफिस करनी है, जैसे कि दुबई में आपको ऑफिस करनी है, दुबई में आपको वेयरहाउस करना है, अपना शोरूम बनाना है, या बड़े बड़े ऐसे होर्डिंग्स अपना एडवर्टाइजमेंट करना है, या अगर वहाँ कुछ रिसर्च करना है, R&D करना है, वो सारी चीज़ में गवर्नमेंट मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम में अंडर में आपको गवर्नमेंट ये सारे बेनिफिट देते हैं। इसके अलावा बात करें तो गवर्नमेंट आपको एक अलग से इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं। इंसेंटिव का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने 1 लाख का एक्सपोर्ट किया है फॉर एग्जांपल, तो 1 लाख में अगर जैसे कि ड्रॉबैक की बात करें तो ड्रॉबैक अगर 2% है तो 2000 रुपीज आपके अकाउंट में, जो भी बैंक अकाउंट है आपने उसमें क्रेडिट हो जाएंगे। Right. इसके अलावा रोड टेप स्कीम है, जो रोड टेप स्कीम है ना वो एक अलग से स्कीम है, उसमें आपको अकाउंट में पैसे नहीं मिलते हैं लेकिन उसके स्क्रिप्ट मिलते हैं, मतलब एक इंसेंटिव तरह आपको एक स्क्रिप्ट मिलता है जिसका जो पेमेंट जो भी मिलता है आपको, वो अमाउंट आप इंपोर्ट ड्यूटी में यूज कर सकते हैं, मतलब इंपोर्ट के जो ड्यूटी रहती है ड्यूटी के अगेंस्ट में पे करने के लिए आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सर्विसेज प्रोडक्ट अगर एक्सपोर्ट करते हैं उसमें ROSTL करके एक स्कीम है गवर्नमेंट ने, तो उसमें अलग से टेक्सटाइल पॉलिसी के अंडर में आपको 3% 5% के आसपास गवर्नमेंट के बेनिफिट मिलते हैं। इसके अलावा बात करें तो अगर एक सर्विसेज प्रोडक्ट की बात करें तो सर्विसेज में भी है, टेक्सटाइल में भी है, अपने जो गुड्स बेचते हैं तो उसमें भी है, तो ये बहुत सारी ऐसे बेनिफिट मिलते हैं। लेकिन इसके अलावा दो और एक चीज़ है जो नॉर्मल एक्सपोर्टर को पता नहीं है, इसमें गवर्नमेंट ने बताया है कि अगर रिकॉग्नाइज एक्सपोर्टर है, रिकॉग्नाइज एक्सपोर्टर का मतलब होता है आपके एक्सपोर्ट में टर्नओवर रहता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार के अकॉर्डिंगली आपको एक रिकॉग्निशन मिलता है, वो भी एक अपने को बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा अगर आपने रेगुलर एक्सपोर्टर है, रेगुलर पेमेंट आते हैं और सब कुछ सही अगर रूल्स रेगुलेशन के अंडर में काम करते हैं तो आपको बैंकिंग के अंडर में आपको गोल्ड कार्ड स्कीम एक्सपोर्टर के अंडर में रिकॉग्नाइज किया जाता है, ताकि आपको एक प्रिविलेज बेनिफिट मिलता है बैंकिंग के अंडर में। तो ये भी एक बेनिफिट है, वो आपको नॉर्मली एक्सपोर्टर अगर यानी बहुत प्रॉपर सारी वे से जगह करता है। पे टैक्स बेनिफिट Yes. के अलावा और भी बहुत सारे इंसेंटिव बेनिफिट यानी एक्सपोर्ट के साथ जुड़े हुए हैं। राइट। अच्छा, हम ये तो बात हुई एक्सपोर्ट की, लेकिन अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन को पहले देखना चाहिए? प्रोडक्ट वाइज डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट वाइज आप ये डिस्क्रिप्टिव बताना, क्योंकि इंपोर्ट के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, इसीलिए। इंपोर्ट की बात करें तो मैं एक छोटी सी स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कोई भी प्रोडक्ट अगर इंपोर्ट करना है तो उसकी पहले पॉलिसी चेक करनी पड़ेगी कि वो पॉलिसी फ्री है, रिस्ट्रिक्टेड है या प्रोहिबिटेड है। अगर पॉलिसी फ्री है तो डेफिनेटली आप वो प्रोडक्ट आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक चीज रहती है कंपल्सरी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, यानी कि CCR। हर एक प्रोडक्ट की एक CCR रहती है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों में।
वो प्रोडक्ट अगर इंपोर्ट करना है, जैसे कि अगर प्लास्टिक का अगर स्क्रैप इंपोर्ट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो कंपलसरी क्या रहता है कि आपको जीपीसीबी यानी कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का लाइसेंस लेना पड़ता है। तो वो आपको एक कंपलसरी रिक्वायरमेंट आता है कि अगर वो लाइसेंस नहीं है तो आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि फूड अगर प्रोडक्ट इंपोर्ट करें, एफएसएसआई नहीं है तो आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। अगर कास्ट आयरन है या कोई भी स्क्रैप, अगर मेटल स्क्रैप या इंपोर्ट कोई भी अगर करते हैं तो उसके डीजीएफटी में एक इंपोर्टिंग मॉनिटरिंग सिस्टम करके है, तो वो सिस्टम के अंडर में आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके बाद आप इंपोर्ट यहाँ क्लियर कर पाते हैं। तो ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको कैप वैल्यू बोला जाता है। कैप वैल्यू का मतलब होता है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर इंपोर्ट करते हैं तो जो प्रोडक्ट अगर इंपोर्ट करते हैं उसकी वैल्यू, उसकी जो प्राइस है, जो भी इनवॉइस वैल्यू है वो प्रोडक्ट की पर्टिकुलर, इसके अलावा गवर्नमेंट ने वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए प्राइस कौन सी फिक्स है। जैसे कि हम लोगों ने प्लान तो कर लिया, जैसे कि 100 रुपीज के प्रोडक्ट अगर इंपोर्ट कर रहे हैं और 30% ड्यूटी है, तो हम लोग सोचते हैं कि भाई 130 रुपीज कॉस्ट। हाँ, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस अगर 150 रखी है और 150 पे 30 रुपीज है, 30% ड्यूटी है, तो 45 रुपीज होता है, तो आपकी कॉस्ट और बढ़ जाती है, मतलब 145 तक जाए। अगर आपकी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का अगर आपको पता नहीं है कैप वैल्यू, तो आप मतलब प्रॉब्लम में आ सकते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज कि आपको कस्टम क्लियरेंस है, ड्यूटी है, वो सारी चीज भी आपको चेक करनी पड़ती है और उसके अकॉर्डिंगली आपको पता चलेगा कि भाई लैंडिंग कॉस्ट अपनी, मतलब जैसे कि मैं राजकोट सिटी में हूँ तो राजकोट तक लैंडिंग कॉस्ट कितनी होती है और मार्केट की प्राइस क्या है, उसके दोनों का डिफरेंस अगर मुझे प्रॉफिट मिलता है तो मैं अगर इंपोर्ट करूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वो। इसके अलावा एक और चीज है कि वो कंट्री और अपनी कंट्री के बीच में अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है कि नहीं है। अगर है तो वो आप एक इंडियन ट्रेड पोर्टल करके एक वेबसाइट है, उसमें चेक कर सकते हैं कि अगर मैं इंपोर्ट कर रहा हूं कोई भी प्रोडक्ट, तो अगर वो प्रोडक्ट में गवर्नमेंट के कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और इसके अंडर में आती है, तो इंपोर्ट में क्या होता है, इंपोर्ट ड्यूटी में कंसिस्टेंट ड्यूटी बेनिफिट मिलते हैं या कभी कभी जीरो ड्यूटी भी रहती है, तो वो अपने को चेक करना है। और खास करके जितने भी एक्सपेंसेस है वो सारी चीज। और आपको इंपोर्ट के बिजनेस में एक और इंपॉर्टेंट चीज है उसकी क्वांटिटी। अगर फुल कंटेनर, अगर पूरा कंटेनर अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको कंपलसरी सीएफ टर्म्स में ही काम करना चाहिए। और अगर एलसीएल क्वांटिटी में है तो अगर एफओबी में टर्म्स में काम करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कॉस्ट में आपको बेनिफिट मिलता है। तो ये होती है छोटी चीज, लेकिन अगर वो पहले से अगर ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली इंपोर्ट में आपका स्मूथ क्लियर हो जाता है और नॉर्मल से हम लोग सेल भी कर पाते हैं। ओके, जैसे आपने बताया कि फुल कंटेनर होता है, तो अभी अगर कोई ऐसा व्यापारी है या छोटा कोई इंपोर्टर और एक्सपोर्टर है जिसको छोटी क्वांटिटी में माल मंगवाना है, तो उसको क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी चाहिए? उसके लिए क्या, उसको मतलब बोला जाता है एलसीएल, मतलब आपकी प्रोडक्ट का वेट कितना है और उसका सीबीएम यानी कि क्यूबिक मीटर यानी कि स्पेस कितना कंज्यूम कर रहा है, तो उसको अकॉर्डिंगली वो स्ट्रेटेजी बनती है। मतलब मैंने बताया ना कि एलसीएल है तो डेफिनेटली एफओबी टर्म्स में काम करना चाहिए, ताकि और इससे और क्वांटिटी कम है, ठीक है, तो आप डीएचएल फेडेक्स से भी ला सकते हैं। और क्वांटिटी कम है तो जैसे कि चाइना पोस्ट है या अपना इंडिया पोस्ट से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी है कि अगर छोटी चीज अगर इंपोर्ट करना है और भी छोटी है, जैसे कि कोई नॉर्मल 1 या 2 प्रोडक्ट है ऐसे, तो डायरेक्टली हम जैसे कि एक्सप्रेस या जो भी शॉपिफाई है या अलीबाबा है तो वहां से भी इंपोर्ट कर सकते हैं ऐसे कोई प्रोडक्ट है तो। राइट। अच्छा, अगर पेमेंट की हम बात करें ना, तो पूरे वर्ल्ड में एक यूनिवर्सल करेंसी डॉलर चलता है। अगर डॉलर में अप डाउन रहता है, आज के यहाँ पे आज का जैसे वॉलेटाइल मार्केट हम देखते हैं, तो डॉलर का रेट दिन बर दिन बढ़ता है और ऐसे ही क्लैश होता है, ठीक है। तो इम्पोर्टर को और एक्सपोर्टर को क्या ध्यान रखना चाहिए, कौन से रेट पे अपना व्यापार आगे बढ़ाना चाहिए, मार्केट की स्ट्रेटेजी क्या रखनी चाहिए? एक्सपोर्ट के बिजनेस में मैंने पहले भी बताया था कि एक्सपोर्ट के बिजनेस में मेनली 3 टाइप्स के रिस्क रहते हैं। इसमें पार्टी का रिस्क है, प्रोडक्ट का रिस्क है और करेंसी, 3 चीज मेन है इसमें। अब करेंसी की बात करते हैं तो करेंसी में जैसे कि अगर अभी 90 चल रहा है डॉलर का रेट, एक्सचेंज रेट, ठीक है, और 90 से अगर कम हो गया, जैसे कि आज हम लोगों ने ऑर्डर कोई फिक्स किया और रेट ले हम लोग 90, और जब पेमेंट 1 महीने 2 महीने के बाद जब पेमेंट आया तब 90 वाला अगर 88 हो गया, तो उसके लिए एक स्ट्रेटेजी उसको बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आप कोई भी बैंक के साथ, अपना करंट अकाउंट है जिस बैंक में है, वो बैंक में करंट अकाउंट जिस बैंक में है, तो वो बैंक को आपको अप्रोच करना चाहिए कि भाई मेरा जो पेमेंट है ना वो 2 महीने के बाद आने वाला है या 1 महीने के बाद आने वाला है, तो उस टाइम पे रेट क्या रहेगा। तो वो बैंक वाले बताएंगे कि मार्केट अप जाने वाला है डाउन। अगर डाउन जाने वाला है, आपको लगता है, डर लगता है, तो डेफिनेटली आपको वो उसको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। मतलब रेट अभी से बुक हो सकता है और आने वाले दिनों में जब भी पेमेंट आते हैं तब रेट फिक्स हो गया तो कोई अपना लॉस नहीं है। दूसरी चीज, अगर डॉलर अप हो गया, जैसे कि मार्केट सिचुएशन कुछ
चली गई। हाँ। तो जब भी डॉलर आते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बैंकिंग के अंडर में एक EEFC करके एक अकाउंट है, उसका नाम है एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट, जो नॉर्मल सा करंट अकाउंट के कनेक्टेड एक अपना EFC ओपन कर सकते हैं कोई भी बैंक में। और जब भी डॉलर आते हैं तो डॉलर को ऐसे ही उसको रिजर्व करके रखो। लेकिन उसकी भी गवर्नमेंट की बहुत सारी कंप्लाइंस है, जैसे कि RBI की गाइडलाइंस है, जिस मंथ में पेमेंट आता है वो मंथ प्लस नेक्स्ट मंथ की लास्ट डेट तक आप डॉलर टू डॉलर रख सकते हैं। जैसे कि फरवरी चल रही है अभी, तो फरवरी मार्च का 31 तक। यस 31 ऑफ मार्च तक आप डॉलर टू डॉलर रख सकते हैं। आपको लगता है कि जब भी डॉलर का एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है तब आप सेल कर सकते हैं मार्केट में। और तीसरी चीज, अगर आपको पता ही नहीं है कि मार्केट गिरने वाला है या अप होने वाला, पता ही नहीं, अप या डाउन कुछ भी हो सकता है, तब उसके लिए बहुत एक फेमस जो बोला जाता है ना, पॉपुलर वर्ड है, उसका नाम है ऑप्शन, जो स्टॉक मार्केट में लोग करते हैं ना। सिमिलरली एक्सपोर्ट के बिजनेस में अगर फॉरेन करेंसी के लिए अगर आप करते हैं बैंक में, तो ऑप्शन में जा सकते हैं। उसमें पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन है। अगर एक्सपोर्ट के बिजनेस है तो पुट ऑप्शन के साथ आप काम कर सकते हैं और वो अपना जो भी वोलेटाइल मार्केट है उसको इजीली मिनिमाइज कर सकते हैं रिस्क को। ओके, आपने जैसे बात की है ये करेंसी हार्वेस्टिंग की, कि एक महीने से लेकर अगले महीने की लास्ट डेट तक आप करेंसी को हार्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा मामला है, तो ये इसमें कोई लिमिट होती है कि इतनी ही करेंसी रखनी चाहिए? नहीं, उसको में लिमिट नहीं होते। नॉर्मली से क्या होता है कि जब भी डॉलर आते हैं ना, तो उसके लिए डिस्पोजल इंस्ट्रक्शन रहते हैं RBI की गाइडलाइंस के अंडर में, कि जो पेमेंट आता है तो पेमेंट का पर्पस क्या है, मतलब कौन सा पर्पस के लिए आप पेमेंट ला रहे हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी पेमेंट आ जाए, क्योंकि वो पार्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग भी हो सकता है। तो वो पर्पस कोड आपको देना पड़ेगा, आपका ऑर्डर कॉपी देनी पड़ेगी। वो सारे पर्पस कोड के अंदर में पूरी एक डिस्पोजल इंस्ट्रक्शन बोलते हैं उसको बैंकिंग में टर्म्स में। वो सारी चीज देने के बाद वो लोग EFC में डॉलर ट्रांसफर करेंगे और उसकी जो RBI की जो भी गाइडलाइंस है वो अंडर में रहेगी। उसके बाद टाइम लिमिट खत्म होगी तो ऑटोमेटिकली अपना वो लोग एक्सचेंज करके अपने अकाउंट में इंडियन रुपीस में एक्सचेंज करके कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। क्या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है वो पूरा ट्रेनिंग, आप जो ट्रेनिंग देते हैं उसके अकॉर्डिंग ही चलता है, या इसके लिए गवर्नमेंट का न्यू लॉज आते हैं, न्यू रूल्स आते हैं, न्यू रेगुलेशंस आते हैं, उससे आप कैसे अपडेट करवाते हैं स्टूडेंट्स को? और क्या ये प्रोडक्ट के लिए भी किया जा सकता है? हमारे क्या होता है कि जैसे कि 3 मंथ्स का ट्रेनिंग है फॉर एग्जांपल, तो 3 मंथ्स की ट्रेनिंग तो वो कंप्लीट कर लेते हैं, या 1 मंथ की ट्रेनिंग, जो भी बैचेस वो कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमारे पास एक रिवीजन बैच है, वो सैटरडे वाली वीकेंड बैच। तो हम लोग वीकेंड बैच में लोगों को बुलवाते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट के बिजनेस में एक चीज आपको ध्यान रखना, मतलब वो माइंड में घुसा देना है कि भाई आज जो कंप्लाइंस है, आज जो पॉलिसी है, वो ऐसे नहीं कि सेम पॉलिसी विल बी एप्लीकेबल फॉर मतलब इनफाइनाइट ईयर तक, वो नहीं चलेगी। वो कभी भी गवर्नमेंट चेंज कर सकते हैं, एवरीडे अपडेट रहना जरूरी है। बिल्कुल, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए एक अलग से बैच भी रखते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप रहता है, हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है, तो उसके जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, इसके अलावा इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया के बहुत सारे चैनल है, उसके थ्रू और हमारी रील्स थ्रू हम लोग जितने भी अपने लाइन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो सब लोगों के लिए हम लोग ये अपडेट करवाते हैं। और खास करके हमारा मेन चीज रहता है ट्रेनिंग के बाद जो बोलते हैं ना कि आफ्टर सेल सर्विस, वो हमारा एक स्ट्रांग पॉइंट है। हम जितने भी स्टूडेंट हैं वो सबके साथ हम लोग क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। हमारा सपोर्ट एक हमारा सिस्टम रहता है, जैसे कि उसका नाम है जिसके लाइम सपोर्ट। तो लाइम सपोर्ट में हमारी पूरी टीम है, ताकि कोई भी एक्सपोर्ट की ट्रेनिंग लेने के बाद, क्योंकि एक्सपोर्ट ट्रेनिंग तो एक इन्फॉर्मेटिव ट्रेनिंग रहती है, उसके बाद जो चीज़ रहती है ना वही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी बिजनेस करोगे, कंट्री चेंज करोगे, प्रोडक्ट चेंज करोगे, कस्टमर चेंज होगा, तो हर बार आपको कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट रहती है। तो उसके लिए हम लोग क्या, हमारी पूरी टीम रहती है, ताकि अगर कोई भी चीज़ नई आती है, नई प्रोडक्ट आती है, नई कंट्री आती है, कुछ नए अपडेट्स आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हर एक जितने भी स्टूडेंट है सबको बोला है कि भाई कोई भी नया कस्टमर है, नई प्रोडक्ट है, कुछ भी करो उससे पहले हम लोगों को पूछ लो। कभी कभी ये होता है कि हम लोगों ने जैसे कि अपडेट बताया ग्रुप में, लेकिन वो स्टूडेंट ने वो अपडेट रीड नहीं की है, या उसको पता नहीं है, ठीक है, तो हो सकता है कि, लेकिन जब भी बिजनेस स्टार्ट करो उससे पहले हम लोगों को बताओ, ताकि हम लोग उसको गाइड कर सके और वो सारी चीज कर सके, बहुत सारे। यस, बिल्कुल बिल्कुल। जो आप ट्रेनिंग देते हो, पूरी ट्रेनिंग के बाद जो निचोड़ आता है, जो बंदा है या कोई स्टूडेंट है, वो एक बिजनेस के लिए, एक जॉब के लिए, यानी एक ट्रेड के मिडलमैन के लिए एक्सपर्ट होके बाहर निकलता है, तो एक कंसाइनमेंट के बाद जो पहला हैप्पी मोमेंट होता है ना, वो क्या होता है? क्योंकि एक कंसाइनमेंट पूरा कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट करना नहीं, ये बहुत बड़ी बात होती है किसी के भी लिए। ये क्या होता है?
जो हमारे हमारे यहाँ एक चीज़ हम लोग बोले एक नॉर्मल पैटर्न चलती है, जैसे कि अपनी स्टूडेंट की जो भी सक्सेस है वो हमारी सक्सेस है। अच्छा, राइट। आज सोचो कि हर एक का बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी है जिसके पापा नहीं है, उसके मतलब फैमिली नहीं है। इसके अलावा नॉर्मल बैकग्राउंड से, जैसे कि फार्मर के बैकग्राउंड से आते हैं या बहुत छोटी फैमिली से आते हैं, तो उसके लिए फ़ी पे करना, इसके अलावा उसको डेली यहाँ आना, एक उम्मीद लेकर आना कि भाई अगर मैं जा रहा हूँ तो उसका काम हो जाएगी। लेकिन वो लोगों को पता ही रहता है कि हम लोग उसको इतना मतलब सपोर्ट करते हैं, और जिसका बैकग्राउंड नहीं है या उसको हम लोगों को लगता है कि ये नहीं कर पाएगा, या तो हम लोग को पहले से बताते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ आप हमारे बेनिफिट के लिए आओ, ट्रेनिंग के लिए। बहुत सारे जितने भी, जैसे कि हमारा फर्स्ट सेशन होता है उसको हम लोग इंडक्शन प्रोग्राम बोलते हैं, और 3 to 4 डेज का ट्रायल रखते हैं। तो उसमें क्या लगता है, हम लोग पहले से फिल्टर लगा देता है कि अगर उसमें स्किल नहीं है या वो नहीं कर पा रहा, तो उसको पहले से मना कर दे कि भाई तू रहने दे, 2 महीने 3 महीने 6 महीने के बाद कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसको ऐसे लगता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग लेने से एक्सपोर्ट हो जाता है। बिल्कुल नहीं होता। हमारा काम है ना, हमारा काम आपको गाइड करना, आपको नॉलेज देना, आपको एक ट्रेनिंग देना, आपको हर तरह हर स्टेज में आपको सपोर्ट करना, आपको हेल्प करना, वो सारी चीज़ के लिए रहता है। लेकिन जो मेहनत करनी जो चीज़ है ना, वो खुद एक्सपोर्टर को करनी रहती है, हर एक स्टूडेंट को करनी पड़ती है। मतलब प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेना, उसके ईमेल्स करना, कॉल करना, सैंपल भेजना, वो सारी चीज़ हर एक एक्सपोर्टर को करनी रहती है। तो अगर वो चीज़ कर पाएगा या उसके पास एबिलिटी, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि अगर एबिलिटी है, कोई स्किल है आपके पास, या उसके रिलेटेड माइंड है, ठीक है, आपको सेल्स करना अच्छा लगता है, या आप मतलब आपके बिजनेस का एक हॉबी है, पैसे बनाना हॉबी है, तो बिल्कुल ये बिजनेस आपके लिए। अगर ऐसे कोई स्किल है ना, तो डेफिनेटली अगर कोई बंदा के पास बैकग्राउंड है, फिर भी हम बैकग्राउंड बना देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं। और हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है कि भाई मतलब वो लोगों को पता है कि यहाँ जाएंगे ना तो काम हो जाएगा, क्योंकि रेफरेंस से हमारे बहुत स्टूडेंट आते एक हैं। एम्बिशन सेट होना चाहिए कि यहाँ पे पહોंचना, एक गोल सेट होना चाहिए। ગુજરાતીમાં બોલે ને કે કુવામાં હોય તો અવેડામાં આવે, એમ કે મગજમાં હોય કંઈક કરવાની ઈચ્છા તો આગળ થઈ જશે, રાઈટ? हमारे यहाँ एक और चीज़ भी होती है कि जैसे कि हमारे स्टूडेंट रहते हैं ना, वो कभी कभी क्या होता है, बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कभी कभी 2 महीना 3 महीना हो गया, लेकिन फिर भी कुछ क्लिक नहीं हो रहा। तो वो सिर्फ फ़ोन करके ऐसे बताते हैं कि मैं मेरी बैटरी चार्ज करने के लिए आ जाऊँ, तो सिर्फ 15 मिनट 20 मिनट आ जाता है ना, तो वो चार्ज होता था और वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है, और कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेटेजी पे वो काम करते हैं ना, तो बिल्कुल वो काम हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है पता है, कि कहीं ना कहीं उसको ऐसे लगता है कि भाई मार्केट में ये इंस्टाग्राम, क्योंकि यंगस्टर का क्या रहता है कि किसी को फॉलो करना, वो बैकग्राउंड चेक नहीं करते कि उसने काम किया है नहीं किया है, बहुत सारी चीज़ रहती है। जैसे कि मैं हर एक लोगों को बताता हूँ कि जैसे कि यहाँ अपना, जैसे कि सैटरडे संडे, एक जैसे कि इंडस्ट्री की बात करें तो वेडनेसडे छुट्टी रहती है, लेकिन फॉरेन कंट्री में क्या रहता है, सैटरडे संडे छुट्टी रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कभी आप कस्टमर के साथ बात करो। जैसे कि मंडे अगर कोई भी कस्टमर को कॉल करते हैं तो उसका मूड ऑफ रहता है, क्योंकि वर्क स्टार्ट होता है, मतलब वीक स्टार्ट होता है, तो वो स्टार्टिंग के दिन पे किसी का मूड ऑन होता ही नहीं है। तो उसके अगर डिसीजन लेने की बात होती है ना, तब उसको मंडे को कॉल मत करो, उसको ट्यूसडे कॉल कर सकते हैं, वेडनेसडे कॉल कर साइकोलॉजिकल सकते इफेक्ट हैं। इससे एग्जैक्टली। बोलते हैं, राइट? मैं हर एक को ऐसे बोलता हूँ कि जैसे कि फर्स्ट मंडे को अगर ईमेल किया है तो ट्यूसडे को अप्रोच मत करो, वेडनेसडे को एक सिंपल सा फॉलोअप ले लो, थर्सडे को कुछ मनो, ठीक है। अगर आप साईं बाबा पे बिलीव करते फिर भी थर्सडे को अप्रोच नहीं करना है। राइट। फ्राइडे है ना, फ्राइडे वो क्या रहता है पता है, एक अलग सा एक मोमेंट रहता है। जैसे कि मैंने एमएनसी मतलब इंटरनेशनल बैंकिंग में हमने काम किया, तो पता है कि भाई जो वीक ऑफ रहता है फ्राइडे, इतना हम खुश रहते हैं क्योंकि वीकेंड आ रहा है। एग्जैक्टली। और वहां तो वो कल्चर ही है फ्राइडे वाला, तो वीक ऑफ वाला कल्चर रहता है ना, तो फ्राइडे इतने खुश रहते हैं ना। अगर फ्राइडे को अगर कोई भी काम आपने दिया ना कस्टमर को, वो कन्वर्ट हो जाता है। हम यहाँ क्या रखते हैं, जैसे कि तांत्रिक लोग रहते हैं तो कोई भी वो दाने डालते हैं और हो जाता काम। सिमिलरली एक्सपोर्ट के बिजनेस में फ्राइडे को काम हो जाता है। राइट, राइट। ये जो इंटरनेशनल बिजनेस का जो पूरा सिनारियो है ना, वो मोस्टली डिपेंडेंट होता है जियो पॉलिटिक्स पे। तो क्या इफेक्ट डालता है जियो पॉलिटिक्स बिजनेस पे, इंटरनेशनल बिजनेस पे? जियो पॉलिटिक्स है ना, बहुत एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, और लोगों के दिमाग में आज तक मतलब हम लोग देखते हैं, लेकिन इतना वो नहीं, वो पता नहीं उसको कंसिडर नहीं किया था, उसको लाइकली कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन सही में जियो पॉलिटिक्स है ना एक बहुत बड़ा वर्ड है। जैसे कि अब मैं रिसेंट कुछ अपडेट के बारे में बात करूं, जैसे कि ट्रेड वॉर चल रहा है, जैसे कि यूक्रेन और रशिया की बात करें फॉर एग्जांपल, तो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो ट्रेड होता है ना, तो कहीं ना कहीं यूरोपियन लोगों ने स्टैंड लिया है यूक्रेन के बारे में।
तो जो रसिया है वो नाराज़ है कि भाई अगर इसने स्टैंड लिया तो मैं यूरोप से इंपोर्ट नहीं करूँगा। अब चेक कर लेना कि यूरोप में से जो इंपोर्ट करते थे ना रशिया, वो आज डाउन हो गया। मतलब सुपर पावर कंट्री की बात करूँ मैं, रशिया और यूरोप की बात करूँ, तो यूरोप से वो लोगों ने इंपोर्ट करना बंद कर दिया, कम कर दिया, कम ठीक कर है। दिया। अब देखो, अगर वो रशिया ने अगर वहां से इंपोर्ट करना बंद कर दिया तो वो कहीं से ट्रेड तो करेंगे, शिफ्ट तो होगा ट्रेड, तो वो ट्रेड शिफ्ट कहाँ होगा? तो डेफिनेटली उसके पास दो ऑप्शन है, चाइना और इंडिया। लेकिन कहीं ना कहीं उसके पास अपना जो एक रिलेशन है इंडिया के साथ, वो डेफिनेटली अपने पास आएगा। सिमिलरली बात करता हूं, जैसे कि यूएस और चाइना के बारे में बात करता हूं, तो अगर यूएस ने अगर चाइना से बंद कर दिया, मतलब वो वॉर की वजह से उसने इंपोर्ट करना कम कर दिया, कहीं पे भी डिस्टर्बेंस आया तो शिफ्ट तो होगा सिमिलरली। तो अगेन वो शिफ्ट होगा अपने पास, इंडिया के पास। मतलब चाइना का अल्टरनेट ऑप्शन है ना, तो पूरे वर्ल्ड में एक ही है, इंडिया। आपने कदाच गूगल में सर्च करोगे ना, तो आपको एक बुक मिलेगी, उसका नाम है ऑस्ट्रेलियन पिवट टू इंडिया। जो ऑस्ट्रेलियन एक एमपी है, एंड्रयू करके है, उसने बताया कि भाई आने वाले दिनों में इंडिया है ना सुपर बनने जा रहा है, ठीक है। तो मतलब अगर इंडिया के साथ अगर अच्छा रिश्ता रखेंगे, अच्छा एक रिलेशन रखेंगे, तो आने वाले दिनों में जब सुपर पावर पे इंडिया रहेगा तो डेफिनेटली अपने को बेनिफिट मिलेगा। और उसने बहुत सारी बताई के बारे में, बहुत सारी चीज बताई कि भाई लास्ट 30 मतलब 30 ईयर से, मतलब 3 डिकेड में एक भी अपना जो पीएम या कोई वो वहां विजिट करने नहीं गया, विजिट करके एक अच्छा रिलेशन बनाया है। तो ऐसी बहुत सारी चीज होती है। तो जियोपॉलिटिकल है ना, वो एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, और आपको पता होना चाहिए कि कहाँ वो ट्रेड शिफ्ट होने वाला है। तो अगर ये सारी चीज नॉलेज है ना, तो डेफिनेटली एक्सपोर्ट के बिजनेस में आप अच्छा ट्रेड को ऐसे ही हम एक्सपोर्ट अपना स्टॉक मार्केट में कैसे करते हैं, हेजिंग करते हैं, रिस्क को मिनिमाइज करते हैं, सिमिलरली एक्सपोर्ट के बिजनेस में भी ऐसे रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। बिल्कुल, यस। इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस का जो कैरियर बनाना सोच रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि यहीं से ही अपना कैरियर शुरू करना है, यहीं लोकल से हमको ग्लोबल जाना है, तो ये कैरियर कैसे सेट हो सकता है और क्या ये सिक्योर्ड है? सिक्योर की बात करें ना, तो एक ही चीज हम देख लेते हैं कि कोई भी कंट्री ना वो इंडिपेंडेंट नहीं बन सकते, उसको कोई कंट्री के मतलब डिपेंडेंसी तो होनी चाहिए, Right. और नॉर्मली होती ही है। हम जैसे कि क्रूड की बात करें तो हम डिपेंडेंट है गल्फ कंट्री में, Right. या डिफेंस की बात करें तो कुछ ऐसी कंट्री है, यूएस है, रशिया है, वो कंट्री के, तो यूएई है, तो एग्रीकल्चर के लिए डिपेंडेंट है। तो कोई कंट्री इंडिपेंडेंट होती ही नहीं है, और नॉर्मली तो कुछ ना कुछ तो डिपेंडेंसी रखनी पड़ती है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कभी भी बंद नहीं होगा। अब हम ये तो नॉर्मल सी बात है, जैसे कि हम लोग तो बहुत सारे मतलब छोटे लोग हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन जो बड़े लोग हैं, बड़े जैसे कि मैं बात करूं आज बिग प्लेयर्स, बिग प्लेयर है, हाँ, अदानी है, ठीक है, डॉल्फिन, तो या बिल्कुल। और इसके अलावा एक लॉजिस्टिक कंपनी है एपी मॉलर मर्स्क ग्रुप, जो वर्ल्ड का बिगेस्ट लॉजिस्टिक ग्रुप है। उसकी इतने सारी वेसल है, उतने सारे कंटेनर्स है, इतने अलावा बहुत सारे पोर्ट पे अलग अलग ऑपरेशन चलते हैं, जैसे कि डीपी वर्ल्ड दुबई की कंपनी है, ठीक है। तो इतनी सारी बड़ी बड़ी कंपनी के वो लोगों ने तो कुछ सोचा होगा ना कि भाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होगा क्या नहीं है, अपन को पता नहीं है, लेकिन वो लोगों को पता ही है कि क्या होगा। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कभी भी इसमें डाउनफॉल होने ही नहीं वाला है। अगर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की बात करें तो आज इंडिया का शेयर देखा जाए फॉर एग्जाम्पल पूरे वर्ल्ड का ट्रेड में, तो सिर्फ 10% है। अच्छा, वर्ल्ड का टोटल एक्सपोर्ट में इंडिया का एक्सपोर्ट की बात करें तो सिर्फ 10% के आसपास है। और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023-28 में बताया है कि वो 3% वाला हम लोग 5% पे पहुंचने वाला है। आप सोचो 3% पे यहाँ इतना एक्सपोर्ट के मतलब इतना चल रहा है, अब 5% पे कितना और आगे बढ़ रहा है। और आने वाले दिनों में आप बिलीव नहीं करोगे इतनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने वाली है। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात होती है ना, तो इंडिया में 60% से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि एक्सपोर्ट मतलब गुजरात के बाहर एक्सपोर्ट है या इंडिया के बाहर है। Right. आज के दिन में भी वो लोग ऐसे ही बता रहे कि भाई इफ दे आर सप्लाइंग टू, अगर मुंबई के कोई एक्सपोर्टर अगर वो सप्लाई कर रहे हैं तो इट डजंट मीन कि भाई वो एक्सपोर्टर है। वो लोग चाहते हैं, उसको पता है कि भाई मैं सप्लाई करूं मुंबई एक्सपोर्टर को, और वो अगर एक्सपोर्ट करा तो एक्सपोर्टर है। वो एक्सपोर्ट नहीं है, वो डोमेस्टिक ट्रेड है, क्योंकि हम लोग इंडियन एक्सपोर्टर को सप्लाई कर रहे हैं। वो बंदा एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो एक्सपोर्टर है, हम लोग नहीं, हम तो सिर्फ डोमेस्टिक ट्रेडर ही है। तो मतलब मैं बता रहा हूँ ना कि 60% से ज्यादा लोगों को वो पता ही नहीं है कि एक्सपोर्ट मतलब इंडिया के बाहर या गुजरात के बाहर। और वो लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई हम लोग भी एक्सपोर्ट है, पुराने एक्सपोर्टर है, और हम लोग अगर मना करते हैं तो वो लोग कैसे बोलते हैं कि हम लोग डोमेस्टिक एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे जब भी इंटरनेशनल बिजनेस की बात आती है ना, तो हम डॉक्यूमेंटेशन की बात कर चुके हैं, स्किल्स की बात कर चुके हैं, प्रोसेस की बात कर चुके हैं, लेकिन मार्केट की बात बाकी है। मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट चलेगा, मार्केट एनालिसिस कैसे करें,
कौन से कंट्री में कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा जाएगा या कौन सी क्वालिटी पे जाएगा, इस पे हम बात करेंगे अभी। हम लोग जो हमने बताया ना कि भाई एक हमारा जो प्रोग्राम है ना उसमें कोर्स डिजाइन में सेकंड जो सेशन है ना वो प्रोडक्ट के बारे में है कि प्रोडक्ट कौन सी चूज करनी चाहिए, वो प्रोडक्ट का कैसे मार्केट है, वो पूरा एनालिसिस करते हैं। बहुत सारी ऐसी अलग अलग मेथड्स है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, जैसे कि हम लोग कोई भी जो अपना हमारे घर की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल पहले क्या होती थी, जो अपने जो घर में जो कलर करते थे उसकी जो बाल्टी होती है वो बाल्टी डस्टबिन में यूज कर लेते थे। Right. पहले की बात है। हाँ। लेकिन आज के दिन में कोरोना के बाद की बात करें तो क्या होता है कि हम लोग गार्बेज बैग यूज कर रहे हैं। राइट। कार में पहले जैसे हर कि एक कोई जगह पे एक स्पेसिफिक आइटम पहुंच चुकी है। पहुंच चुके हैं। हम शेक पीने जाते थे तो पहले प्लास्टिक स्ट्रॉ थी, आज उसकी जगह पेपर स्ट्रॉ बन गई है। नॉर्मल फूड में नॉर्मल प्लास्टिक की जो प्लेट रहती थी उसकी जगह अब बायो जो प्रोडक्ट बायोडिग्रेडेबल। तो कहीं ना कहीं अपने को मार्केट में कुछ चेंजेस होते हैं तो उसके बारे में भी अपन को नॉलेज रहता ही है। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, मैंने बताया कि भाई हम लोग मोर देन 7,000 प्रोडक्ट का पूरा एक रिसर्च करके हम लोगों ने रखा अपने जितने भी स्टूडेंट्स है उसके लिए। कुछ प्रोडक्ट है जो ग्रोथ में बहुत ज़्यादा है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे है कि भाई उसका कुछ इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की कुछ पार्ट्स की बात करते हैं। ऐसे बहुत सारी ऐसी भी बड़ी बड़ी प्रोडक्ट है, मतलब उसकी मतलब वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो वो प्रोडक्ट है। इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट ऐसी भी है कि कुछ आने वाले दिनों में आप एज ए मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास पूरा इतना नॉलेज है। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट एनालिसिस करने के लिए, रिसर्च करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे टूल्स है वो हम लोग प्रैक्टिकली अपने जो ट्रेनिंग में वो सिखाते हैं ताकि उसको पता चले कि जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट सिर्फ ऐसे नहीं कि भाई प्रोडक्ट अच्छी है तो हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन प्रोडक्ट की डिमांड भी होनी चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं इंडिया में, यहाँ एक जेतपुर करके सिटी है, जेतपुर सिटी की बात करें तो वहाँ एक टेक्सटाइल की प्रोडक्ट बात करें साड़ी। अब साड़ी हमारे कल्चर के प्रोडक्ट है, अगर वो गल्फ मिडिल ईस्ट की कंट्री में अगर बेचा जाए तो वो प्रोडक्ट बिक ही नहीं पाएगी क्योंकि उसका कल्चर अलग है। जैसे कि केसर की बात करें, शेफ्रॉन की बात करें तो वो प्रोडक्ट एक अलग से प्रोडक्ट है, डेवलप कंट्री के लिए हो सकती है, लेकिन वो अफ्रीकन जैसे कुछ अंडर डेवलप कंट्री अगर वो कंट्री में अगर बिकने जाएंगे तो वो नहीं बिकेगा। तो होता है क्या कि प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोडक्ट की डिमांड कहाँ है, वो पूरा एक एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम लोग उसको एक पूरा एक जो रेडीनेस, एक केस स्टडी उसको बताते हैं कि उसकी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। मैं बता रहा ना कि भाई हम लोग 1-to-1 उसके साथ डिस्कस करते हैं और पूरा इतना गाइड करके उसको बताते हैं कि ये प्रोडक्ट आपके लिए सही है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट है उसका मार्केट बताएंगे, उसके कंट्री बताएंगे। जैसे कि मार्केट, अफ्रीकन मार्केट सोचो कि बड़ा मार्केट है, अब उसमें 55 कंट्री है, तो कौन सी कंट्री में वो चलेगी प्रोडक्ट, क्योंकि सारी कंट्री में वो प्रोडक्ट नहीं चलती है। तो वो हम पूरा इन डिटेल बताएंगे। जैसे कि आप मुझे बताओगे ना कि जैसे कि मुझे केमिकल में आगे बढ़ना है, तो हमारे पास इतना रिसर्च रहता है कि केमिकल इंडिया में सबसे ज्यादा केमिकल कौन सा एक्सपोर्ट हुआ। राइट। उसके बाद जैसे कि केमिकल का नाम है मिथाइल ब्रोमाइड। अब मिथाइल ब्रोमाइड है तो वो केमिकल कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हो रही है, तो वो पूरा कंट्री का एनालिसिस बताएंगे। उसके बाद वो कंट्री में जितने भी इंपोर्टर्स है उसका लिस्ट हम लोग बताएंगे। और इसके अलावा जो जिस कंट्री, जैसे कि मिथाइल ब्रोमाइड इंडिया से जा रही है फॉर एग्जांपल, लेकिन जिस कंट्री में जा रही है, जैसे कि यूएस में जा रही है, लेकिन यूएस हमारे पास भी इंपोर्ट कर रहा है, इसके अलावा चाइना से भी इंपोर्ट कर रहा है। तो चाइना के पास अगर उसके साथ भी काम कर रहा है, हमारे साथ भी काम कर रहा है, तो हम लोग और भी एनालिसिस करवाएंगे कि वो कंट्री के बीच में क्या है और हमारी कंट्री के बीच में क्या है, वो ट्रेड एग्रीमेंट है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रिसर्च रहते हैं, पूरा एक कंप्लायंस के साथ हम लोग वो अपने जितने भी स्टूडेंट है उसको गाइड करते हैं ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ जाए। और मेन चीज क्या रहती है, ऐसा नहीं कि आज एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करो और 2 दिन में 5 दिन में स्टार्ट करो, लेकिन होता है कि बिलो द 5 ईयर्स का, बिलो द 10 ईयर्स आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने जो प्रोडक्ट्स जो चूज किए ना वो गलत प्रोडक्ट चूज, क्योंकि पैसे तो ठीक है लेकिन इंपॉर्टेंट है टाइम अगर बिगड़ जाएगा ना तो एक उम्मीद चली जाती है और वो एक टूट जाता है बंदा। तो हम लोग पूरे स्ट्रेटेजी के साथ काम करते हैं और पहले हम लोग एनालिसिस करते हैं, उसके बाद वो लोग उस पे छोड़ देते हैं। और एंड में तो प्रॉफिट ही मायने रखता है, राइट? बिल्कुल प्रॉफिट ही, लेके उसके लिए तो काम कर रहे हैं। यस। एक अच्छी इंस्टीट्यूट और एक ऐसी इंस्टीट्यूट जहाँ पे सब सिखाया जाता है, प्रोडक्ट का नॉलेज दिया जाता है, प्रोफेशनली पूरा प्रोसेस आपको समझाते हैं, तो ये पूरे पैरामीटर्स कंप्लीट करने में आप स्टूडेंट को कितना टाइम ड्यूरेशन देते हैं और कितनी फीस आप चार्ज करते हैं? हमारे यहाँ जो अपना कोर्स है ना उसमें कुछ अलग अलग हम लोग बैचेस रखते हैं। जैसे कि रेगुलर बैच है जिसमें 1 घंटे की बैच रहती है, सुबह रहती है 8 to 9 की बैच है,
इवनिंग में बेच रही थी। 6 to 7 की बैच है और 7 to 8 की बैच, जो रेगुलर बैच बोले जाते हैं, और वो 3 मंथ्स का नॉर्मल रहता है। लेकिन वो जो 3 मंथ्स की बात करो वो एक सिर्फ ट्रेनिंग की बात है, लेकिन जो अपना जो प्रोग्राम है ना, वो तो मतलब जो सर्विस के साथ जो चीज़ रहती है वो 10 ईयर्स का बैक टू बैक सपोर्ट रहता है। अच्छा। दूसरी चीज़ जो 1 मंथ की बेच रही थी उसमें बाहर के लोग आते हैं, जैसे कि आउट ऑफ गुजरात के लोग, जिसके पास वो इतना टाइम नहीं है, और बहुत सारे जो एग्जीक्यूटिव है या कॉर्पोरेट में जो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उनके पास इतना टाइम रहता है, वो 1 मंथ की बेच ज्वाइन करते हैं, ताकि वो लोग क्या करते हैं कि वो 1 मंथ के लिए इधर आ जाते हैं और यहाँ पूरा ट्रेनिंग लेते हैं और काम होता है। तो वो 1 मंथ का ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद अगेन मैं बोला ना कि वो बैक टू बैक हम लोग सपोर्ट रहता है, पूरे 10 ईयर्स का रहता है। और नॉर्मली इसके अलावा भी बहुत सारी, जैसे कि ऑनलाइन की बैच की बात करें, वीकेंड बैच यानी कि सैटरडे वो एक बैच रहती है वीकेंड बैच, तो उसमें सिर्फ सैटरडे रहता है, इसमें 4-4 5-5 घंटे रहता है। अच्छा। और 1 मंथ की बैच है उसमें भी ऐसे ही है, 9 o'clock से लेकर 1 o'clock तक हमारा पूरा रहता है। लेकिन ये जो टाइम है, जो शेड्यूल है, वो एक सिर्फ एक नॉर्मल चीज रहती है। कभी कभी कुछ बैचेस में कुछ 4 घंटे की जगह 5 घंटे भी होता है, कुछ ऐसे कुछ सेशन रहते हैं जो अपन को पता चल जाता है कि भाई अगर इतना लोग मतलब एक कंफ्यूज हो रहे हैं या उसके दिमाग में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ नहीं आती है, ऐसे तो नहीं कि भाई 2 घंटे लर्न कर लो आप सीख लेते हैं, तो बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ बताते हैं, ताकि कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी 3 घंटे रखते हैं, कभी 4 घंटे या 5 घंटे भी रहता है। लेकिन बेचेस का कोई कंफर्म नहीं है कि भाई आपको 3 मंथ से ही करना, आपको जब तक आपको आता नहीं है, आपको कंफ्यूज है, तब तक आप आ सकते हैं। और हमारा जो लाइफ टाइम गारंटी जैसा, लाइफ टाइम तो नहीं बोल सकते, क्योंकि मैं लाइफ टाइम जिंदा नहीं रहूंगा वो कमिटमेंट में फेल हो सकते हैं। और आजकल आप सोचो कि फी तो हमारी जैसे कि 99,000 है हमारी फीस है, ठीक है, टिल यू आर एक्सपर्ट, हाँ ऐसा बोल सकते हो। हाँ तो नॉर्मली अगर आप 50 लाख की या 1 करोड़ की अगर कार भी लेते हैं तो उसमें 2 साल या 3 साल की गारंटी रहते हैं। तो एक्सपोर्ट के बिजनेस में वो एक जैसे कि मामू बनाते हैं वो चीज रहती है, वो लाइफ टाइम गारंटी जैसा कोई रहता ही नहीं है। पहले हम लोग थे, जैसे कि वोडाफोन से पहले हमारी जो हज कंपनी थी, तो वो कुछ 99 रुपीज में लाइफ टाइम वैलिडिटी देते, आज नहीं दे रहे, तो हम कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन वो सारी चीज एक बात होती है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, जो अच्छे बिजनेसमैन है, अच्छे समझदार लोग रहते हैं, उसको पता ही है कि ये स्कीम है, ये फ्रॉड है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। वो छोटे अक्षरों में लिखा जाता है ना, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हियर। यस, लेकिन और हमारे यहाँ जितने भी लोग आते हैं ना, उसको पता ही रहते हैं, क्योंकि हम मतलब लाइन क्या है ना, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लाइन क्या है ना, वो लोगों को पता ही है, क्योंकि हम उस लेवल पे काम कर रहे हैं। क्योंकि देखो, कोई किसी की उम्मीद पे खिलवाड़ करना या किसी की ऐसी उम्मीद जगाना और उस पे इतना, क्योंकि लोग, आप सोचो कि आप जैसे कि हम राजकोट सिटी है, तो राजकोट के अगर कोई बच्चे आते हैं तो वो ठीक है, राजकोट के आते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पूरे इंडिया से आते हैं और इंडिया के बाहर के लोग भी आते हैं। आप सोचो अगर वो इतने सारा ट्रस्ट लेकर आता है, अगर मैं उसको अगर अच्छा गाइड नहीं करता हूँ तो हम लोगों को अच्छा ही नहीं लगता कि भाई नहीं मजा आता है यार। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी को ट्रस्ट विन करना और वही ट्रस्ट पे उसको आगे बढ़ाना, उसको गाइड करना, वो एक इंपॉर्टेंट चीज लेती है। और हमारी वही लेगेसी है, वही हमारा एक ट्रस्ट है, वही हमारी अमानत है, जो भी बोलो, हमारी असेट्स बोलो, ये जो भी बोलो, वो ट्रस्ट है। एक लाइन मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट है। अगर एक लाइन में बोलना चाहिए कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्यों करना चाहिए, आप क्या कहोगे? अगर आपको आगे बढ़ना है, मतलब एक छोटे सपने हैं तो कुछ नहीं, लेकिन अगर आपके बड़े सपने हैं और मतलब आपको आगे बढ़ना ही है, अगर आईपीओ की तरह मतलब आगे बढ़ना है, तो डेफिनेटली ये बिजनेस अच्छा बिजनेस है, कभी भी बंद नहीं होने वाला है और कोई भी जगह से कर सकते हैं। जैसे कि कोई ऐसी नहीं कि भाई आप ऑफिस पे मतलब कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं। 3 चीज की रिक्वायरमेंट रहती है, लैपटॉप रहता है, मोबाइल रहता है, इंटरनेट है, 3 चीजें तो आपको कोई भी जगह कर सकते हैं। और आज के दिन में क्या होता है कि लोगों को घूमना फिरना ये सारी चीज रहती है। तो एक लाइन में यही से है कि अगर आपका बड़े सपने है ना, तो डेफिनेटली आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में और आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि दुनिया का असली सिलेबस बॉर्डर के बाहर लिखा रहता है। और जो सिलेबस पढ़ना चाहते हैं ना, वही दुनिया को कंट्रोल करना भी चाहते हैं। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच केतन जी। आपने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो पूरा नॉलेज आज यहाँ पे हमारे दर्शकों को दिया है, एज वेल जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसको दिया है, इट्स वेरी वैल्यूएबल। और यहाँ से जो भी इंटरनेशनल बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं ना, उसको एक नया आकाश मिलेगा, नया आवाम मिलेगा। थैंक यू सो मच।